हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन जो है वेव ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर्स में हमने YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो पढ़ लिया था, जिसमें इंटरफेरेंस या व्यतिकरण हो रहा था, और वो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। तो इस वेव ऑप्टिक्स में दो फिनोमिना, दो प्रक्रम और बाकी हैं। एक है डिफ्रैक्शन और एक आएगा पोलराइजेशन। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिफ्रैक्शन। तो आप हेडिंग में सब लिख लेना, डिफ्रैक्शन या विवर्तन भी बोल सकते हैं इसे, डिफ्रैक्शन या प्यार से विवर्तन। तो ये जो डिफ्रैक्शन है ना, और इससे पहले इंटरफेरेंस पढ़ा था, व्यतिकरण पढ़ा था। तो पहले तो आप पॉइंट्स लिख लेना अपने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो डिफ्रैक्शन और ये जो इंटरफेरेंस है, ये दोनों प्रक्रियाएं, मतलब व्यतिकरण, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये कौन शो करने वाले हैं? वेव्स शो करेंगी। कोई भी तरंग हो, कैसी भी तरंग है, कोई भी वेव है, आपको पता लगाना है कि कण प्रकृति है कि तरंग प्रकृति है, वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है। अगर ये प्रयोग दर्शा दिया, जैसे अपन ने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन शो कर दिया था, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने, डेविसन जर्मर का प्रयोग पढ़ा था अपन ने, तो इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन शो कर दिया, तो बोल दिया इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, वेव नेचर है, तरंग प्रकृति है। तो याद करना है, पूरी फिजिक्स में डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस कहीं भी आ रहा है, मतलब वेव नेचर या तरंग प्रकृति की बात अपन करने वाले हैं। और इसमें भी अगर आपको पता लगाना है कि ट्रांसफर वेव्स कौन सी हैं, तो फिर पोलराइजेशन आप बोल सकते हो। तो जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन या ध्रुवण, वो केवल कौन सी वेव शो करेंगी? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव्स वो पोलराइजेशन या ध्रुवण दर्शाने वाली हैं, जो अनुप्रस्थ तरंग होगी। ट्रांसफर वेव्स मतलब अनुप्रस्थ तरंग होगी। तो ये जनरल आइडिया अपने को पता होना चाहिए, और लास्ट में भी इसके कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा दूंगा, आए हुए हैं नीट में और जेईई मेंस में। अभी अपन डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो डिफ्रैक्शन जो है ना, वो आपको पढ़ाया हुआ है मॉडर्न फिजिक्स में, तो वापस से पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। वहाँ पे डिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ाया था आपको? डिफ्रैक्शन में आपको ये बताया था कि जैसे मानिए यहाँ से मैंने गाली देना चालू किया आपको, और यहाँ से मैं चिल्लाऊंगा, भले ही आपकी शक्ल मेरे को दिख रही हो नहीं दिख रही हो, बाहर आपको मेरी सुंदर आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है ना। तो वो क्या है? वो ध्वनि तरंगों का डिफ्रैक्शन है, ध्वनि तरंगों का, साउंड वेव का डिफ्रैक्शन है। तो ध्वनि या साउंड क्या है? वेव्स है, और बाहर आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो पढ़ा लिखा आदमी ये बोलेगा, जो साउंड वेव्स हैं, जो ध्वनि तरंगें हैं, वो टकरा के गई हैं, ठीक है, खिड़की से, दरवाजों से टकरा के बाहर गई हैं और आपके सुंदर कानों पर गई हैं। तो आपको क्या दिखाई, मतलब सुनाई पड़ रहा है, लेकिन साक्षात हमारे दर्शन तो होंगे नहीं। और हम अगर नहीं दिख रहे हैं, तो आप बोलना लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। हमारे से विजिबल लाइट निकल रही होगी, दृश्य प्रकाश हमारे से निकल रहा होगा, लेकिन वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रहा होगा, वो जाके टकरा रहा होगा खिड़की दरवाजे से, लेकिन आपकी आंखों तक आ नहीं रहा होगा। तो नॉर्मली साउंड का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होता है, सामान्यतः ध्वनि तरंगों का विवर्तन वो प्रेक्षित होता है। तो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो कंडीशन पहले भी लिखवाई हुई है, वही मैं वापस से लिखवा देता हूँ। तो आप इसमें ऐसे लिख लीजिए, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, है ना। ये पहले भी लिखवाई हुई है, मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर देखिए, जहाँ पे आपको डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ाया हुआ है, उससे पहले भी यही सारी चीज़ें लिखवाई हुई हैं आपको। तो वही वापस से लिखवा देते हैं। कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन या विवर्तन की शर्त क्या होगी कि जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी अवरोध है, जो भी अवरोध तरंग के रास्ते में आ रहा है, या जो भी ऑब्स्टेकल आ रहा है रास्ते में, वो लगभग बराबर होना चाहिए लैम्डा के या तरंग दैर्ध्य के। तब आप ऐसा पाएंगे कि क्या हो रहा होगा, डिफ्रैक्शन हो रहा होगा। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, इनका लैम्डा ज़्यादा होता है, मीटर में होता है, ऐसा मानिए आप। और ये खिड़की दरवाजे भी किस में? मीटर में ही हैं। तो साउंड वेव या ध्वनि तरंगे जाएंगी, इनसे टकराएंगी, और टकरा के जो भी बाहर खड़ा होगा उसको आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से होता है, साउंड वेव का डिफ्रैक्शन आसानी से होता है। क्यों? क्योंकि उसका लैम्डा और खिड़की दरवाज़ों का जो भी साइज़ है वो सेम ऑर्डर का है, समान कोटि का है। लेकिन लाइट, विजिबल लाइट तो एंगस्ट्रॉम में है,
ठीक है। अगर उसका विवर्तन, उसका डिफ्रैक्शन करवाना है तो आपको अवरोध या ऑब्स्टेकल भी किस में बनाना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम में ही बनाना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सी शर्त है डिफ्रैक्शन की, जो कोई भी आपसे पूछे बता देना। आपसे कोई पूछे साउंड का डिफ्रैक्शन, साउंड का विवर्तन क्यों महसूस होता है, तो बोल देना साउंड का लैम्डा क्या होता है, ज़्यादा। अब लैम्डा ज़्यादा हो गया तो ये खिड़की दरवाज़ों का आकार भी क्या है, ज़्यादा ही है। इसीलिए मतलब आपको मैंने उस समय भी सिखाया था, गधे की गधे से दोस्ती होगी, ऐसा कुछ। तो ये भी सेम ऑर्डर का, ये भी सेम ऑर्डर का, दोनों सेम है, इसीलिए दोनों की आपस में अंतरक्रिया हो जाएगी, इंट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे तरंग मुड़ जाएगी, वेव मुड़ जाएगी। तो डिफ्रैक्शन का मतलब कोई पूछे कि डिफ्रैक्शन होता क्या है, ये तो हमने केवल बताया डिफ्रैक्शन में क्या महसूस होगा, साउंड बाहर सुनाई दे रही है आपको, मतलब तरंग मुड़ गई, साउंड वेव मुड़ गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो डिफ्रैक्शन के लिए एक और पॉइंट लिख लो आप। डिफ्रैक्शन जो है, डिफ्रैक्शन के लिए या विवर्तन के लिए आप लिख लेना बेंडिंग ऑफ वेव्स, तरंगों का मुड़ना, या बेंडिंग ऑफ वेव्स, तरंगों का मुड़ना। जैसे साउंड वेव्स, ध्वनि तरंग मुड़ गई और बाहर जो भी खड़ा है उसको आवाज़ सुनाई दी, क्यों, क्योंकि जो साउंड का लैम्डा है, ध्वनि का जो भी लैम्डा है और जिससे भी वो टकरा रहा है, उनका आकार और लैम्डा सब सेम है। तो बेंडिंग ऑफ वेव्स वो आप कह सकते हो, या स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, इसको आप लिख लेना स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, या तरंगों का फैलना, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो लिख लेने का। तो विवर्तन का मतलब तरंगों का मुड़ना भी होता है ना, वेव्स मुड़ गई, या तरंगों का फैलना भी होता है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। और अगर ऑप्टिक्स की बात करें, वेव ऑप्टिक्स की बात करें, तो जहाँ पहले लाइट नहीं पहुँच पा रही थी, लाइट वहाँ भी पहुँचने लग गई, तो बोल देना डिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट जहाँ नहीं पहुँचती है वहाँ शैडो बनता है, प्रतिबिंब बनता है ना। और जैसे साउंड, वैसे तो अपन यहाँ चिल्ला रहे थे तो नॉर्मली, अब वो तो बचपन से अपन ने सुना होता है कि आवाज़ बाहर सुनाई दे रही है, इसलिए अजीब नहीं लगता है, लेकिन साउंड भी एक वेव है, तरंग है, लाइट भी एक वेव है, तरंग है। तो लाइट को भी बाहर तक जाना चाहिए था, लेकिन लाइट नहीं जा रही है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि लाइट पहले जहाँ नहीं जा रही थी वहाँ जाने लग गई, तब बोल देना आप डिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब आप इसको बोल देना कि व्हेन लाइट एंटर्स इनटू शैडो रीजन, हिंदी में भी लिख लेना जब प्रकाश प्रतिबिंब के क्षेत्र में पहुंचेगा, ठीक है ना। तो प्रकाश प्रतिबिंब के क्षेत्र में पहुंच रहा है, या लाइट जो है ना शैडो रीजन में, जहां शैडो बननी चाहिए थी, प्रतिबिंब बनना चाहिए था, अब वहां लाइट आ गई, तो बोल देना भैया मतलब लाइट घूम घुमा के आई होगी, मुड़ गई होगी लाइट। तो उसी को क्या कह रहे हैं अपन, डिफ्रैक्शन कह रहे हैं, ठीक है। याद रखना है अब इसी में कुछ पॉइंट्स। आपन ने रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी, और रे ऑप्टिक्स के पहला लेक्चर देख लेना, ये सब मैंने पहले बताया हुआ है। तो रे ऑप्टिक्स जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़ी थी, उस रे ऑप्टिक्स में जो साइज था, जो आकार था, वो लैम्डा से क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि लाइट जो है ना, या प्रकाश जो है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। लाइट या प्रकाश कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में। इसको क्या बोलते थे, रे ऑप्टिक्स बोलते थे अपन। तो रे ऑप्टिक्स में आपको बताया हुआ था, जैसे लेंस वेंस है, तो लेंस की साइज़ क्या हो जाएगी, वो दृश्य प्रकाश या लैम्डा से क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसी समय रे ऑप्टिक्स काम कर रही थी। तो कंडीशन है दोनों की अलग अलग। रे ऑप्टिक्स, इसका मतलब कोई आपसे पूछे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में कब ट्रेवल करेगी, लाइट सरल रेखा में कब ट्रेवल करेगी, जब जिससे वो भिड़ रही है उसका आकार बड़ा हो जाएगा, किससे, लैम्डा से। और ये डे टू डे के मतलब रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वो सब अपन ने इसमें देखा हुआ है, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर होने लग जाएंगे, तब क्या आने लग जाएगा, डिफ्रैक्शन आने लग जाएगा, ठीक है। अब सामान्यतः क्या देखते हो आप, और डिफ्रैक्शन में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये बताइए, मान लीजिए ये कोई पेपर होता, ये कोई पन्ना होता, और यहाँ पे कोई भी ये पन्ना होता इधर, और पन्ने में यहाँ पे अपन ने कोई होल कर दिया होता, छेद कर दिया होता, और इधर मान लीजिए कोई टॉर्च होती, इधर टॉर्च होती, और टॉर्च से ऐसे लाइट आ रही होती, तो टॉर्च से लाइट आ रही होती। अगर टॉर्च से लाइट आएगी तो यहाँ पे जो स्क्रीन होगी, स्क्रीन पे आपको सामान्यतः क्या दिखेगा, केवल इस, ये जो छेद है ना, ये जो होल है, केवल इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और इसके आजू बाजू तो क्या रहेगा, डार्क रहेगा, क्योंकि यहाँ लाइट आ नहीं रही है।
तो ये नॉर्मली हमने सोचा कि ऐसे होगा और ऐसा होता भी है। आप आराम से कोई भी मतलब यहाँ पे भी ये लाइट आ रही है, यहाँ पे अपन फिंगर विंगर रखेंगे तो प्रतिबिंब दिखेगा, हाथ तो रोक लेगा लाइट को और इमेज दिखेगी आपको जिस भी शेप की आपने स्ट्रक्चर बना रखा होगा। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कब होता है? क्योंकि नॉर्मली जो भी आप छेद वेद बनाएंगे ये मीटर में होगा, देखिए है ना, ये सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा नॉर्मली जो भी आप छेद बनाएंगे, क्योंकि डिफ्रैक्शन नहीं करना है अपने को। आप नॉर्मली जो भी छेद बनाते हैं वो इसी में होगा। और जो लाइट आ रही है वो किस में होने वाली है? एंगस्ट्रॉम में होने वाली है। तो ये आकार या साइज़ क्या है? ज़्यादा है। ये आकार या इस छेद का साइज़ इस लाइट की वेवलेंथ से लैम्डा से क्या है? ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? लाइट ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, यानी रे ऑप्टिक्स वैलिड है। यहाँ पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। क्यों ट्रेवल कर रही है? उसका कारण है साइज़ ज़्यादा है किससे? लैम्डा से। तो ऐसा होता है और देखा भी है अपन ने। वो आप पेपर वेपर बना लो, उसमें कोई छेद वेद बना लो, लाइट आ रही होगी तो पीछे इमेज भी केवल क्या बन जाएगी? होल की बन जाएगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया और इस छेद को बहुत छोटा कर दिया गया, बहुत छोटा कर दिया गया मतलब जब इसका आकार और लैम्डा वो सेम होने लग गए, तब हमें क्या लगता है और हमें क्या दिखा, वो दो अलग अलग चीज़ें नहीं। छेद कितना भी छोटा कर दो, किसी ने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रखी होगी, डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ रखा होगा, वो बोलेगा क्या मतलब है, कितना भी छोटा कर दो, वो लाइट तो सर उसी से निकल रही है, तो छेद छोटा करता जाओगे तो इमेज भी क्या बनती जाएगी? छोटी बनती जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो कि क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें डिफ्रैक्शन में ये इमेज यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि हमने यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी स्लिट है। स्लिट मतलब एक आयताकार अपन ने इसमें आकृति निकाल रखी है ना, रेक्टेंगुलर एक शेप निकाल रखा है। तो हमने तो ये सोचा था कि जब लाइट आएगी तो इमेज भी कैसी बनेगी उसकी? इसी स्लिट की केवल इमेज बन जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस बार ये जो स्लिट का आकार है, साइज़ है, वो इस लैम्डा के लगभग क्या रखा है हमने? बराबर रखा है। अगर ये बड़ा आकार होता तब तो यहाँ पे क्या बनती? एक ही इमेज बनती और रे ऑप्टिक्स हो जाती। रे ऑप्टिक्स क्यों? लाइट सर स्ट्रेट आ रही है तो स्ट्रेट ही उसकी क्या बन गई? इमेज बन गई। लेकिन जब लाइट का लैम्डा है ना, और इस विड्थ की जो भी साइज़ है, साइज़ और लैम्डा अगर बराबर हैं तो याद रखना डिफ्रैक्शन होने वाला है। अब डिफ्रैक्शन रे ऑप्टिक्स में क्या अंतर है दूसरी तस्वीर में बताता हूँ आपको, लेकिन आप क्या क्या नोट डाउन कर सकते हो और वैसे तो वीडियो में देख लेना कि ऐसा हमें लग रहा है, ये मैं लिख देता हूँ कि ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपन ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर क्या था, कोई भी एक फाइन होल था, छेद था जिसके अंदर लाइट आ रही है, ठीक है। तो लाइट आई यहाँ पे, तो लाइट का वेव फ्रंट ऐसा ही रहेगा। अगर लाइट का वेव फ्रंट तरंगाग्र ऐसा ही रहा तो बोलना ये रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, केवल इसके आगे ही इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। लेकिन आपको लिखवाया ना स्प्रेडिंग, लाइट फैल गई। मान लीजिए कल को आपको कुछ ऐसा चित्र दिखा कि यहाँ पे लाइट इस तरीके से आई, ये लाइट का वेव फ्रंट आया इस तरीके से, और लाइट यहाँ से गुजरने के बाद फैलने लग गई लाइट। अगर लाइट फैलने लग गई तो इसी को आपको क्या कहना है, डिफ्रैक्शन कहना है। देखिए पहले अगर लाइट नहीं फैल रही थी तो केवल इसके आगे इसकी क्या बन रही थी, इमेज बन जाती। लेकिन लाइट अगर फैल गई तो जहाँ पहले यहाँ पे क्या थी, काली काली परछाई थी, वहाँ पे भी अब क्या आने लग जाएगी, कोई ना कोई इमेज आने लग जाएगी। तो लाइट क्या होने लग गई है, फैलने लग गई है। और लाइट फैलने का मतलब उसका वेव फ्रंट, उसका तरंगाग्र क्या होने लग गया, फैलने लग गया। ये अपने आप होगा, आपको नहीं बताना है। यहाँ पे अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि लाइट सीधी आई सीधी चली गई, तो कई बार बता दिया मैंने, ये वाला जो साइज़ होगा, ये साइज़ ज़्यादा रहा होगा किससे, लैम्डा से। और लाइट यहाँ से निकलने के बाद फैल गई, तो इसका कारण है कि यहाँ पे इसका जो साइज़ रहा होगा वो बराबर रहा होगा, तुलना में रहा होगा, कंपैरिजन में रहा होगा किसके, लैम्डा के। तो आपको इस चित्र से बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि यहाँ पे लाइट आ रही है
और लाइट आने पर वैसे तो एक ही प्रतिबिंब, एक ही इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन डिफ्रैक्शन में होता ये है, जो दूसरी तस्वीर में आपको समझ में आ जाएगा, कि जब लाइट आई तो हो ये रहा है वास्तविकता में कि लाइट आएगी, और लाइट जब आई यहाँ पे केवल यही स्लिट थी, केवल यही एक बारीक सा छेद मान लीजिए, उसका आकार आयताकार है, लेकिन अब होना क्या चाहिए था, केवल बीच वाली ही दिखनी चाहिए थी अपने को इमेज, लेकिन लाइट क्योंकि फैल गई तो लाइट ऊपर भी चली गई, इसलिए इस तरीके का कुछ आपको पैटर्न दिखेगा। लाइट मतलब तरंग है, वेव है, साउंड भी तो फैल रही थी, लेकिन वो बचपन से ही सुनी है अपन ने तो अपने को अजीब नहीं लगता है, लेकिन ऐसा कुछ अपन ने देखा नहीं है, इसलिए हो सकता है ये पहली बार में अजीब लगे कि इधर लाइट इधर आ रही है और फिर भी ऊपर भी इमेज बन रही है, नीचे भी इमेज बन रही है, लाइट फैल रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो लैम्डा के लगभग क्या हो गया है, बराबर हो गया है, तुलना में हो गए। तो डिफ्रैक्शन में क्या करना है अपने को, वो समझ में आना चाहिए कि जहाँ से लाइट आ रही है, जिस छेद से आ रही है, इसका आकार अलग अलग हो सकता है, इसका शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन लाइट फैल गई, और अगर लाइट फैल गई है तो इसका मतलब अपने को समझ में आना चाहिए कि सेंटर या केंद्र में तो उच्चिष्ट बन ही रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा तो बन रहा है, उसके ऊपर और नीचे भी मैक्सिमा बन रहा है। ये ना बिल्कुल एग्जैक्टली बनाया हुआ है, शायद क्लियर आपको पिक्चर ना दिखे, तो यहाँ पे ना डिफ्रैक्शन या विवर्तन के लिए ये याद रखना है। इसमें भी यहाँ से जो एक्सपेरिमेंट है ना, उससे भी कुछ चीज़ें याद रख लो आप। ये बताओ जो सेंटर पर या केंद्रीय उच्चिष्ट बन रहा है, ये यहाँ पे ज़्यादा चमक, ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही होगी, और इसके ऊपर जाते जाते ये हल्का होता जा रहा है ना, याद रखना है। और ये चित्र में भी देखो, इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा दिखाई हुई है, इसकी विथ भी क्या दिखाई हुई है, ज़्यादा। ये वास्तविकता में ऐसा ही होगा, तो याद रखना है सेंटर पर हमेशा उच्चिष्ट बनेगा, सेंटर पर हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, जिसकी विथ क्या होगी, जिसकी मोटाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे तीव्रता या इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। YDSC में हमेशा तीव्रता या इंटेंसिटी क्या रहती थी, सेम रहती थी, और वहाँ पे सबकी मोटाई भी क्या रहती थी, सेम रहती थी। लेकिन यहाँ पे बीच वाले सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा, और ऊपर या नीचे जाते जाते क्या होने वाले है, इंटेंसिटी घटने वाली है। फॉर्मूले से भी आ जाएगा वो सब। इसी में ये आप अलग अलग इसे और क्लियरली, मतलब यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से अपने पास लाइट आ रही है, देखिए ये लाइट आ रही है, यहाँ पे ये पेपर रखा हुआ है, और पेपर के यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर रखा है अपन ने, इसे स्लिट बोल सकते हो आप, है ना। और लाइट आ रही है, तो हमने तो ऐसा सोचा था कि केवल बीच में ही एक लाइट आनी चाहिए, आजू बाजू अंधेरा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट फैल जाएगी, और सेंटर वाला जो मैक्सिमा बनेगा वो हमेशा ज़्यादा मोटाई का होगा। उसके आजू बाजू भी मैक्सिमा बन सकते हैं, वो क्रमशः मतलब कॉन्जिक्यूटिवली मैक्सिमा मिनिमा वो बनते रहेंगे। तो वो पैटर्न दिखाया हुआ है। अपने को यहाँ पे दो पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे, या तो स्लिट से लाइट गुजरेगी, और या फिर हो सकता है कि आपने कोई छेद बना दिया हो और उस छेद से, उस होल से लाइट जाएगी, तब आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। शायद इसकी और क्लियर इमेज यहाँ पे दिख जाएगी आपको। तो दो छेद से अपने को लाइट गुजारनी है, एक स्लिट होगी, है ना। स्लिट का मतलब इस तरीके से कोई गैप हो जाए, उसको स्लिट कह देंगे अपन, और कोई होल हो सकता है ना। इन दोनों की विमा, इन दोनों का आकार वो लैम्डा के लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर हुआ तो केवल एक ही जगह शेडो नहीं दिखेगी। देख लीजिए यहाँ पे भी कि लाइट आ रही है, और सर्कल से लाइट गुजरने के बाद बीच में तो क्या बन रहा है, मैक्सिमा, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा बनता रहेगा। बीच वाले की मोटाई क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहने वाली है। एयरी साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी की थी, इसलिए जब भी हम गोल के कारण या सर्कल के कारण पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन, तो उसको एयरी डिस्क कह सकते हैं अपन, है ना। एयरी साइंटिस्ट का नाम था। तो वो सब चीज़ें अपन देख लेंगे। तो कम से कम अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर कर लेना कि लाइट जब गुजर रही है ना, तो लाइट गुजर रही है और साइज़ और लैम्डा, साइज़ बहुत ज़्यादा है तब तो केवल इमेज बीच में ही लाइट आती, लेकिन अगर साइज़ और लैम्डा कंपैरिजन में हो गया तब आपको क्या दिखने वाला है, लाइट फैलती हुई दिखेगी तो आजू बाजू भी जाती हुई दिखेगी। अब इसमें सिंपल कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपन। तो सारा ज्ञान आपको दे ही दिया गया है, तो इसमें आप लिखना चालू कीजिए फिर कि डिफ्रैक्शन में सबसे पहले तो ये एक पॉइंट फिर से एक बार लिख लेते हैं सारी थ्योरी में। यहाँ पे लाइट आ रही थी इस तरीके से, मान लीजिए ये लाइट आ रही थी और लाइट फैल गई इस तरीके से। तो ये जो लाइट फैल रही है ना भैया, इसी को अपने को क्या बोलना है, डिफ्रैक्शन बोलना है। स्प्रेडिंग, जहाँ पहले नहीं पहुँच पा रही थी, जहाँ पहले परछाई थी, काला काला था, अब वहाँ भी लाइट पहुँचने लग गई है। इसीलिए बीच में तो
आपको लाइट या तीव्रता मिलेगी, आजू बाजू भी लाइट या तीव्रता मिलने वाली है। और अब तो कई बार बोल दिया, कंडीशन क्लास में याद कर लो, घर पे ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइज़ जो भी स्लिट का है, अब यहाँ पे इसकी आकृति स्लिट हो या छेद हो, सर्कल हो, कैसा भी हो, वो कंपैरिजन में होना चाहिए किसके, लैम्डा के। और साउंड के लिए, ध्वनि के लिए, ये हम डे टू डे लाइफ में आमतौर पर देखते ही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कोई पूछे तो हाइजन प्रिंसिपल ही इसका उदाहरण, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन देगा आपको। हाइजन ने बोला था कि जो लाइट आगे आई उसने वेव फ्रंट बनाए, उसने तरंगाग्र बनाए, और जो वेव फ्रंट होता है या तरंगाग्र होता है उसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। तो यहाँ पर एक ही स्लिट है, मतलब आप इसका कारण लिख लेना कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसका कारण ये है कि अगर आप इस तरीके से सिंगल स्लिट बनाते हो, यहाँ से लाइट आती है, यहाँ से लाइट आई, बताइए ये लाइट आई तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? लाइट समांतर दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, तो इसका वेव फ्रंट या तरंगाग्र प्लेनर बनेगा, समतल बनेगा। 3 तरंगाग्र बनाए थे अपन ने, 3 वेव फ्रंट बनाए थे। एक स्फेरिकल बनाया था, है ना, गोला बनाया था, वो पॉइंट सोर्स के कारण होता है ना। सिलेंड्रिकल बनाया था, वो लाइन सोर्स के कारण होता है। और जब सारी लाइट पैरेलल आ रही है तो फिर प्लेनर, इस तरीके का प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो आपका क्वेश्चन है एग्जाम का कि ये जो डिफ्रैक्शन है ना, डिफ्रैक्शन, इसे फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में जो वेव फ्रंट आएगा, जो तरंगाग्र आएगा, वो कैसा आना चाहिए? प्लेनर या समतल तरंगाग्र आएगा, है ना। तो विवर्तन, फ्रेनहोफर विवर्तन आपको लिखेगा। तो फ्रेनहोफर विवर्तन में जो तरंगाग्र आएगा, जो वेव फ्रंट आएगा, वो कैसा आएगा? प्लेनर ही आएगा, ठीक है। और कोई बोले कि किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर विवर्तन, तो ऐसे बोलने का, अब यहाँ जो भी लाइट आई है ना, लाइट का हर एक पॉइंट, यहाँ पे इन्फानाइट बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स, एक्ट एज सोर्स। हिंदी में भी लिख लेना कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का मतलब क्या होता है? जो सोर्स से लाइट आ रही थी, वो लाइट आगे टकराई, तो वो लाइट जब इस पे टकरा रही है तो यहाँ पे एक नया वेव फ्रंट बन रहा है, वो पिछले लेक्चर में देखना आप। तो यहाँ पे जो तरंगाग्र या वेव फ्रंट बना, उसका हर पॉइंट वो किस तरीके से व्यवहार करेगा? सोर्स के जैसे। और अगर वो सोर्स के जैसे व्यवहार कर रहा है तो अब यहाँ पर इंटरफेरेंस जैसा कुछ होने वाला है। एनसीईआरटी ने दिया भी है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है। इंटरफेरेंस में भी क्या होता था? 2 वेव्स आपस में जुड़ती थी। डिफ्रैक्शन में भी क्या होगा? 2 वेव्स आपस में जुड़ेंगी। याद रखना कि इंटरफेरेंस में 2 अलग अलग सोर्स होने चाहिए थे। डिफ्रैक्शन में एक ही सोर्स होगा, लेकिन एक सोर्स में अनंत सोर्स बन जाएंगे, एक सोर्स में इन्फानाइट सोर्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट, हाइजन ने बोला है, किसकी तरह काम करेगा? सोर्स की तरह काम करेगा। इसका मतलब ऐसे आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ये इस तरीके से अपन ने कोई स्लिट ली है, स्लिट की चौड़ाई कितनी ले ली है? ए ले ली है ना। डायमीटर ऑफ स्लिट बोल सकते हो, व्यास बोल सकते हो। और यहाँ पे जब भी लाइट आ रही है तो मानना समांतर किरणें आ रही हैं, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, वो मानना है अपने को। और स्लिट के किनारों से अपन देखते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देते हैं भाई, इधर एक स्क्रीन लगा देते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारी तरंगे आपस में एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया या इंटरेक्शन कर सकती हैं, लेकिन किनारे वाली 2 तरंगे लेते हैं अपन। एक ये किनारे वाली तरंग ले ली, एक ये किनारे वाली वेव ले ली, और एक ये किनारे वाली वेव ले ली। बताइए ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे सेंटर पे तो हमेशा डेल्टा एक्स कितना होगा? 0। चाहे कोई भी 2 वेव्स ले लो, चाहे कोई भी 2 तरंग ले लो, यहाँ पे हो सकता है इससे थोड़े से नीचे के 2 अपन ने सोर्स ले लिए होते, उनसे भी यहाँ पे लाइट आती, तब भी डेल्टा एक्स कितना हो जाता? 0 हो जाता।
तो यहाँ पे कोई भी दो तरंगे लोगे, सेंटर पर हमेशा क्या बनेगा, डेल्टा एक्स 0, डेल्टा फाई 0, हमेशा सेंटर पे मैक्सिमा या उच्चिष्ट बनेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स हमेशा कितना होगा, 0 होगा। अब आप ये जरूर बोल सकते हो यहाँ पे अनंत सोर्सेज हैं, इनफाइनाइट सोर्स है, हर बिंदु उसके पास ऊर्जा है। ठीक है, जैसे लाइट जलाते हैं अपन, तो लाइट जलाने पर लाइट चारों दिशाओं में फैलती है, तो हर पॉइंट के पास क्या रहती है, एनर्जी या ऊर्जा रहती है। इसी तरीके से यहाँ पे हर पॉइंट के पास एनर्जी है। तो क्वेश्चन में ज़रूर पूछ सकता है कि बताइए डेल्टा एक्स बताइए, जब एक वेव, एक तरंग तुमने इस बिंदु से ले ली और एक वेव, एक तरंग तुमने मध्य बिंदु या मिड पॉइंट से ले ली, तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, समझ रहे हो क्या। तो जो क्वेश्चन में जो बोले आंसर दे देना। मैं यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट लेके रिजल्ट बताता हूँ और आपसे क्वेश्चन में कोई भी 2 पॉइंट लेके, क्योंकि यहाँ पे तो अनंत सोर्स हैं, है ना, इनफाइनाइट सोर्स हैं, तो हर 2 तरंग आपस में क्या बना रही होंगी, डिफ्रैक्शन। तो आपसे वो पूछ सकता है कि कौन कौन से 2 सोर्स हैं। सामान्यतः क्या होगा, जनरली क्या होगा, उसकी बात करते हैं। अभी ये याद कर लेना कि डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, तो बोलना ये जो इसका आकार था और जो लैम्डा था वो लगभग सेम है ना, उनमें तुलना की जा सकती है, कंपैरिजन की जा सकती है। फिर कोई बोले होता क्यों है ये डिफ्रैक्शन, तो बोलना तरंग मिल रही है आपस में, वेव्स मिल रही हैं आपस में। इंटरफेरेंस में भी वेव्स मिली थी, लेकिन वहाँ पे 2 अलग अलग सोर्सेस से मिली थी। डिफ्रैक्शन में क्या होगा, एक ही सोर्स के पास होगा वेव फ्रंट, तरंगाग्र, और इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या होगा, सोर्स। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, अनंत बिंदु हैं, उनके पास, सबके पास एनर्जी है, सब वेव एमिट कर रहे हैं, सबसे तरंग निकल रही हैं, और 2 तरंगे मिलके आपस में क्या बना रही हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रही हैं। याद करना है अपने को ये जो बोला जा रहा है। इसमें रिजल्ट बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। बताइए सेंटर पे तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, 0 आ गया। ये सिंगल स्लिट का प्रयोग चल रहा है, हेडिंग चाहो तो लिख भी सकते हो, ये सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट, और फिर से बोल रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक ही है, बस वेव्स का मिलना ही है। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, वेव एक ही सोर्स से आ रही हैं। अब एक ही सोर्स में अलग अलग वेव कैसे आएंगी सर, क्योंकि हर पॉइंट एक नया सोर्स है, ये बोलना है आपको, इसीलिए डिफ्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे आप मेरे को बताइए वापस से कि ये वापस से सिंगल स्लिट आई, और इसका ये ए आपको डायमीटर या व्यास दे रखा है, और बताइए ये स्क्रीन है। एक पॉइंट पी की बात करते हैं, पॉइंट पी की बात, और पॉइंट पी पर एक वेव इस किनारे से पहुंची और एक वेव इस किनारे से पहुंची। ठीक है, बताइए इसका पथांतर हमने पहले ही बताया हुआ है, इसका डेल्टा एक्स हमने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते तो यही इसका क्या हो जाता, डेल्टा एक्स हो जाता, यही इसका क्या हो जाता, डेल्टा एक्स हो जाता। और ये डेल्टा एक्स कितना आता, ए साइन थीटा, वहाँ पे डी साइन थीटा होता था, ए साइन थीटा हो जाएगा। याद रखेंगे अपन, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, और हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से जो एंगल बनाया है वो भी थीटा ही है ना। वो इस तरीके से ये दर्शा देना, अभी आगे भी चित्र आएगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही है, हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से, और वो आ जाएगा, आप मैथ्स लगाओगे तो आ भी जाएगा। तो अभी याद रखना है अपने को, एक काम का पॉइंट याद रखना है बस, कि अगर 2 एक्सट्रीम एंड्स से, अगर दोनों किनारों से तरंगे ले ली, अगर दोनों किनारों से वेव्स ले ली, तो उसका डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। और अपने तो 99% क्वेश्चन में यही बोलेगा, और कुछ नहीं बोलेगा तब भी यही दोनों वेव्स लेनी है। लेकिन नीट में और जेईई मेंस में भी 2 बार पूछा हुआ है, नीट में 1 बार पूछा हुआ है कि एक वेव, एक तरंग तो ले लीजिए कहाँ से, किनारे से, और एक वेव, एक तरंग ले लीजिए मिड पॉइंट से। तो अब उन दोनों के बीच की दूरी a/2 हो जाएगी, तो a/2 का घटक लोगे तो a/2 साइन थीटा हो जाएगा। कल को वो बोले एक ऊपर से और एक 1/4 से, 1/4 से, तो a/4 साइन थीटा हो जाएगा। तो जो भी डिस्टेंस लेगा, जो 2 वेव्स ले रहे हो, जो 2 तरंगे ले रहे हो, उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आ रही है वो चित्र बना लेते हैं। ऐसे हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए ये अपन इस तरीके से, ये ए दिखा अपने को, ये स्क्रीन दिखा, और क्वेश्चन ने बोला कि एक वेव तो आ रही है किनारे से, एक तरंग तो आ रही है किनारे से, और एक वेव या एक तरंग आ रही है कहाँ से, मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से। तो ये डिस्टेंस इस बार a/2 हो जाएगी भाई,
डिस्टेंस वो हो जाएगी a/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। करना कुछ नहीं है आपको, आप यहाँ से वापस लंब या परपेंडिकुलर डालोगे, वापस से ये वाली डिस्टेंस जो अलग से डिस्टेंस दिख रही है, यही क्या है इसका डेल्टा एक्स। और कितना है वो डेल्टा एक्स, a/2 साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, तभी a/2 का नीचे वाला कंपोनेंट a/2 कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा a/2 साइन थीटा। ठीक है ना, ये a/2 है तो ये a/2 कॉस थीटा, और ये वाला a/2 साइन थीटा। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, नीचे वाला साइन थीटा होता ही है। तो ये डेल्टा एक्स निकाल लेना, बड़ी आसानी से आ जाएगा। और अब ये सब डेरिवेशन नहीं करना, याद रखना है कि भैया अपने को तो पहले भी d साइन थीटा होता था यंग डबल स्लिट में, यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस या पथांतर कितना हो जाएगा, a साइन थीटा, जब कुछ नहीं बोला हो। वैसे बोल देगा तो अपने हिसाब से निकाल लेना। अब इसके बाद आपको जो चित्र दिखाए थे, और है ना, चित्र दिखाए थे आपको, अगर आपको याद हो तो डिफ्रैक्शन इस तरीके का होता है। हम जो सोचते हैं और क्या मिलता है हमें, उसी हिसाब से पैटर्न बनाए देते हैं। देखिए यहाँ से लाइट आई और साइज़ और लैम्डा क्योंकि सेम था, अगर साइज़ बड़ा होता तो रे ऑप्टिक्स हो जाती, स्ट्रेट लाइन में लाइट जाती, तो केवल इसी के आगे लाइट आती और बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा रहता। लेकिन ये साइज़ और लैम्डा बराबर होने के कारण क्या हो गया, लाइट फैल गई है। अब लाइट अगर फैल गई है तो शायद मेरे पास एक चित्र और हो, मैं आपको बता देता हूँ एक चित्र और। ये देखिए, आप ये बताइए यहाँ पे कि बीच वाली जो जगह थी ना, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बना था, केंद्रीय उच्चिष्ट बना था, उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये तो आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा। लेकिन मैंने इंटेंसिटी या तीव्रता बनाई, तो इंटेंसिटी या तीव्रता बीच वाले की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये कौन सा अक्ष है, ये कौन सा एक्सिस है, इंटेंसिटी का। इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, बीच वाले की 10, और बाकी वाले की इंटेंसिटी क्या होगी, 10 से कम होती जाएगी, और 2-3 बाद ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी लगभग। समझ रहे हो क्या। तो आपको ये जो बनवाया जा रहा है वक्र या ग्राफ, वो आप देख लेना। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, कॉपी में नोट डाउन भी करना चाहो तो कर लेना, ये इस तरीके से ए दिया हुआ है अपने पास, और ये फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, वेव फ्रंट कैसा आएगा, प्लेनर आएगा, मतलब समांतर सरल रेखाएं आएंगी, है ना। और यहाँ पे समांतर सरल रेखाएं आएंगी, तो ये जो स्क्रीन है अपने पास, इस स्क्रीन पर इंटेंसिटी, इस स्क्रीन पर अगर मैं इंटेंसिटी दर्शाता, तीव्रता को दर्शाता, तो बीच में इंटेंसिटी या तीव्रता क्या माननी पड़ेगी आपको, मैक्सिमम, है ना। इंटेंसिटी ये दिखाई नहीं देगा आपको कि सर ऐसा तो नहीं दिखाई दिया हमें, इसका तो इंटेंसिटी का ग्राफ बना रहे हैं अपन, है ना, तीव्रता का वक्र बना रहे हैं, अपने को दिखाई क्या देगा, वो तो बताया, बीच में बहुत ज़्यादा चमक दिखाई देगी, फिर ब्लैक दिखाई देगा, फिर वापस से चमक दिखाई देगी, दिखाई वो देगा, लेकिन इंटेंसिटी बीच वाले रीजन की क्या होगी, सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम, उसके बाद और कम, यहाँ पे भी थोड़ी और कम, फिर और कम। तो ये इंटेंसिटी या तीव्रता का ग्राफ या वक्र आपको दिख जाएगा। इससे ही काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो इंटेंसिटी धीरे धीरे घट रही है, एक डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा नहीं, कोई भी नहीं बताता है, तो वो आप फॉर्मूला, उसके कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन उससे अपने को थोड़ी चीज़ें समझने में आसानी होगी। एक इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी मिल रही है ना, इस इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला याद कर लो, I0 साइन डेल्टा फाई बाई 2 अपॉन डेल्टा फाई बाई 2। ये एक इंटेंसिटी है, अलग अलग एंगल पे, अलग अलग कोण पे आप जाते जाओगे, तो ये एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, मैं तो क्या है कंडीशंस निकालने के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, याद कर लेना, है ना। I0 मतलब वो तीव्रता, वो इंटेंसिटी जो आ रही है ना। और साइन डेल्टा फाई बाई 2 अपॉन डेल्टा फाई बाई 2, डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई की वैल्यू k डेल्टा x होती थी, पढ़ा होगा आपने, या 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x पढ़ा होगा, डेल्टा फाई बराबर k लैम्डा x। डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लैम्डा में 2 पाई, वो कई बार करवाया हुआ है। तो डेल्टा फाई या कलांतर या फेज डिफरेंस, कुछ भी बोल दीजिए, डेल्टा फाई का फॉर्मूला कितना है, k डेल्टा x, k की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x। ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे को ना बताइए यहाँ पे इनके नाम क्या होंगे। अच्छा, नाम भी इनके लिख लो, बोलो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सेंट्रल मैक्सिमा या केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, इसको लिख लेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा आपको,
है ना, रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश। ये यहाँ पे बार बार दिखा देता हूँ मैं आपको एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये चित्र है, चित्र से समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसा दिखने वाला है अपने को, ऐसा दिखेगा। ये स्लिट से लाइट आएगी, तो लाइट आएगी तो बीच में तो क्या दिखने वाला है, मैक्सिमा, ठीक है ना। उसकी मोटाई भी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा। और ऊपर जाते जाते देखिए ये बीच में सबसे ज़्यादा लाइट है, और ऊपर लाइट या तीव्रता इंटेंसिटी क्या होने लग गई, कम होने लग गई है। अब वो कैसे कम होगी, फॉर्मूला बता रखा है आपको। अभी अपन स्लिट की बात कर रहे हैं, जब इसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। और अगर सर्कुलर हो जाएगी तो फिर सर्कुलर फ्रिंजेस मिलने लगेंगी, वो इस तरीके से मिलेंगी। उसे अलग से पढ़ लेंगे, अभी अपन आज ही पढ़ लेंगे, तो वो याद कर लेना जो जो आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये इंटेंसिटी आई है, और अब रिजल्ट निकाल लेते हैं फटाफट अपन। बोलो ये इंटेंसिटी, अच्छा नाम लिख लेते हैं ताकि मैं बताऊं। बोलो इसमें फर्स्ट डार्क वार्क बता दो और नाम लिख लो खुद से। यहाँ पे तो सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो गई, यहाँ पे तीव्रता 0 हो गई। इसी को क्या बोलना है अपने को, फर्स्ट मिनिमा या डार्क, है ना, पहला मिनिमा या डार्क। इसके ऊपर ये क्या आ जाएगा भाई, ये सेकेंड मिनिमा। जहाँ पे इंटेंसिटी 0, जहाँ पे तीव्रता 0, उसको निम्निष्ट कह सकते हो, मिनिमा कह सकते हो, डार्क कह सकते हो, है ना। ऐसे नीचे भी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमा, ये आ जाएगा सेकेंड मिनिमा। और बता दीजिए, इसी में बताइए फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे आएगा। फर्स्ट मैक्सिमा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी फिर सबसे ज़्यादा है, तो इसी को क्या बोलना पड़ेगा आपको, फर्स्ट मैक्सिमा। और इसको हो सकता है बोल दे प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि सेंटर वाले को हमेशा क्या मानते हैं, प्राइमरी। तो उसके अलावा हो सकता है सेकेंडरी नाम जोड़ दें, तो कंफ्यूज मत हो जाने का, है ना। और डार्क में तो मिनिमा ही बोलेगा, क्योंकि बीच में तो कोई बन नहीं रहा है, इसीलिए मैक्सिमा के साथ हो सकता है सेकेंडरी शब्द या द्वितीयक शब्द जुड़ जाए, कंफ्यूज नहीं होने का। फर्स्ट मैक्सिमा, सेंटर का तो कोई नंबर है नहीं, या 0 मान लो, और उसके आगे जो फर्स्ट मिलेगा, यहाँ पे भी इसको क्या बोल देंगे अपन, फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये सिंपल सा आपको पॉइंट याद रखना। ये वेव फ्रंट जो आ रहा है कैसा आ रहा है, प्लेनर। सारे ये जेई और नीट में सवाल आए हुए हैं, इसलिए लिखवा रहे हैं। और लाइट फैल गई, अगर लाइट नहीं फैलती तो केवल बीच में ही मिल जाएगा। बताओ ये आई नॉट, ये तो वो लाइट है जो आ रही है, आई नॉट तो 0 कर नहीं सकते आप, आई नॉट 0 ही हो गया तब तो कुछ दिखेगा ही नहीं। नीचे एंगल है, इसको 0 कर देंगे तो इन्फानाइट अनंत हो जाएगा, इसको भी 0 नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये पूरी राशि, ये पूरी टर्म को 0 करना है तो साइन वाले एंगल को कितना करना पड़ेगा, 0। इसको 0 करते एक रिजल्ट आएगा, उससे अपने सारे क्वेश्चन डिफ्रेक्शन के हो जाएंगे। ये फॉर्मूला इसीलिए मैंने बताया है ताकि मैं मिनिमा की कंडीशन या निम्निष्ट की शर्त आपको लिखा पाऊँ, समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूला चाहो तो याद कर लो, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। आई बराबर आई नॉट साइन डेल्टा 5/2 अपॉन डेल्टा 5/2। तो फटाफट आप सारी शर्तें वो बता दीजिए मेरे को कि क्या क्या आपको दिख रहा है। तो इसमें आप लिखिए फॉर मिनिमा, निम्निष्ट के लिए हमें इंटेंसिटी या तीव्रता कितनी करनी पड़ेगी, 0। और मैथ्स में हम तेज हैं तो हमें पता लगा साइन डेल्टा 5/2 को सर कितना करना पड़ेगा, 0। साइन डेल्टा 5/2 को कितना करना पड़ेगा, 0। और साइन कब 0 होता है, मैंने कई बार आपको ज्ञान दिया है। साइन कब 0 होता है भैया, साइन 0 पे 0 होता है। ऐसा अगर आप बोल रहे हो तो आप ना समझ हो, मतलब 0 पे तो 0 होता ही है, लेकिन अपने को तो सारे रिजल्ट चाहिए ना। साइन n पाई, n की वैल्यू 0 डालोगे तो साइन 0 भी 0, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, है ना, सब पे 0 होता है, याद रखना है अपने को। तो फिर यहाँ से रिजल्ट आने लग जाएगा। तो हम डेल्टा फाई को वैल्यू लिखिए फटाफट, मतलब डेल्टा 5/2 को मैं n पाई लिखने वाला हूँ। n पाई क्यों लिखने वाला हूँ, क्योंकि हमें याद कराया है साइन n पाई का मान कितना होता है, 0। तो हमने इस कोण को, इस एंगल को किसके बराबर कर दिया, n पाई के बराबर। चलिए डेल्टा 5 लिख दीजिए। डेल्टा 5 कितना था, 2 पाई लैम्डा डेल्टा x, नीचे 2 था, भूल मत जाना, और n पाई 2 ने 2 को लिया, पाई ने पाई को लिया, और डेल्टा x आ गया भैया n लैम्डा। याद रखें, ये ऊपर थोड़ा सा अगर इसे मैं छोटा कर पाऊँ, हाँ, तो याद रखें YDSC में इंटरफेरेंस में n लैम्डा पे मैक्सिमा मिलता था। n लैम्डा पे क्या मिलता था, मैक्सिमा। यहाँ पे स्वर्ण अक्षरों में जो 2-4 पेन हो आपके पास, सारे मार्कर खर्च कर देना और लिख लेना मिनिमा के लिए। सिंगल स्लिट में n लैम्डा पर क्या मिलने वाला है, मिनिमा। n लैम्डा पर मिलने वाला है मिनिमा, और वो अपनी मर्जी से नहीं निकाल रहे। फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला था आई बराबर आई नॉट साइन डेल्टा 5/2 अपॉन डेल्टा 5/2। वो कैसे आया, कोई नहीं पूछेगा, कोई पूछे निकल लो वहाँ से,
समझ रहे हो क्या? तो वो फॉर्मूला जो है आपको बताया वो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी को जीरो कर रहे हैं अपन। जीरो करने से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन लैम्डा से याद करना है कि मिनिमा या डार्क निम्निष्ट कहाँ मिलेगा? एन लैम्डा पे। एन लैम्डा मतलब जीरो मत रखना यहाँ पे, है ना, क्योंकि जीरो पे तो मैक्सिमम ही मिलता है। तो एन की वैल्यू 1 2 3, जीरो पे तो क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स। जीरो तो सेंटर पे आ गए, सेंटर पे तो मैक्सिमम ही मिलेगा, तो वो तो कॉमन सेंस है। उसके बाद डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी कितनी हो जानी चाहिए? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, वहाँ पे क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। और मुझे तो ये सब याद नहीं है, मुझे एक दूसरा चित्र याद है, वो चित्र बना देता हूँ मैं, उससे कर लेना आप सवाल। लेकिन कैसे आता है ये तो मैं बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बार बार एक ही चित्र बनाऊँगा मैं। आगे तो सिंगल स्लिट लगी हुई है और यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, एक पर्दा लगाया हुआ है आपने, और इस पर्दे पर आपन ने क्या बनाया हुआ है? इस पर्दे पे इंटेंसिटी बनाई हुई है। तो फटाफट बना लो और यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लो। इसी से डिफ्रैक्शन के हो गए सवाल ख़त्म। बस इस चित्र के बाद सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन या फ्रेनहोफर का डिफ्रैक्शन वो ख़त्म हो जाएगा। सारी चीज़ें आप बता दीजिए मेरे को, जो जो आपको नज़र आ रही हों बताइए। इस पॉइंट पर फर्स्ट मिनिमा है, ये क्या होगा? लैम्डा, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा पे डेल्टा एक्स कितना होगा? लैम्डा। यहाँ पे कितना होगा? 2 लैम्डा। यहाँ पे कितना होगा? 3 लैम्डा। यहाँ पे भी क्या होगा? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। याद रखें ये डेल्टा एक्स है, दो वेव्स आ रही हैं उनका डेल्टा एक्स है, दूरी नहीं है कि ये दूरी लैम्डा कर दी तो धोएंगे आपको पकड़ के, समझ रहे हो क्या? ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो दो किरणें पहुँची, दो वेव्स पहुँची, उनमें डेल्टा एक्स कितना होगा? लैम्डा होगा। अच्छा, अगर इसको मैं सब लिखते जाता हूँ, ये क्या है? फर्स्ट मिनिमा। ये क्या है? सेकेंड मिनिमा। और पहले यहाँ पे डेल्टा एक्स, एक ही चित्र को गंदा नहीं करेंगे इसलिए मैं वापस से भी बना दूंगा। पहले डेल्टा एक्स बता दो। डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होगी। किसके लिए? मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए। तो ये याद कर लेना। अब मैक्सिमा बता दो भाई, मैक्सिमा कहाँ पे दिख रहा है? मैक्सिमा या उच्चिष्ट यहाँ पे दिखेगा। और क्या ये 3/2 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा/2। तो याद कर लेंगे डेल्टा एक्स 3 लैम्डा/2। लैम्डा/2 मत करना पहला, लैम्डा/2 तो इसके अंदर ही आ रहा है, समझ रहे हो? 3 लैम्डा/2 से चालू होगा, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, है ना। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? मैक्सिमा मिलने वाला है। मुझे तो मैक्सिमा की शर्त याद नहीं है, मेरे को ये लैम्डा बहुत अच्छे से याद है। लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, बाकी तुम जो भी पूछोगे वो मैं निकाल लूँगा, ठीक है। बट सारी कंडीशंस लिख रहे हो। इसमें डेल्टा एक्स, मिनिमा में डेल्टा एक्स कितना होता है वैसे? n लैम्डा। और इसमें डेल्टा एक्स वैसे 2n + 1 लैम्डा/2, 2n + 1 लैम्डा/2। n की वैल्यू मतलब ये n की वैल्यू 1 2 3, और यहाँ भी n की वैल्यू 1 2 3। और देख लेना n लैम्डा में n की वैल्यू 1 रखोगे, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यहाँ पे भी 1 रखोगे, 2n - 1 कर लो, है ना। नहीं 1 ही रखोगे, सही बात है। 2n + 1 1 रख लेना, तो 1 में 3/2 5/2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना, और फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर ये याद है तो। और जो भी बोतलें हों उन्हें ऐसे मत गिराओ। तो ये आपको कंडीशंस याद करनी हो, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा याद कर लेना, बस ये याद करोगे उससे बेटर है। अब इसी में आप पोजीशन, अब इसमें अपन दूरी मानते थे, कम से कम वो तो दर्शा दो, और नेक्स्ट चित्र में सारी चीज़ें बता दो। ये यहाँ पे मान लीजिए ये सिंगल स्लिट होती, यहाँ पे होती सिंगल स्लिट ए। इस दूरी को कितना बोलते थे YDSC में? कैपिटल D बोलते थे। तो ये D है, ये A है, और इस दूरी को, इस डिस्टेंस को, यहाँ से कोई भी दूरी हो उसको हम क्या बोलते थे? Y बोलते थे। तो ये 3 सिंबल्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, और कम से कम अभी गंदा नहीं हो रहा है, तब तक मैं इसी में कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने इस सेंटर पॉइंट से इस फर्स्ट डार्क को कनेक्ट किया है, और ये एंगल कितना आया है? थीटा। इस एंगल को माना है मैंने थीटा। इस y को, अगर ये y केवल यहीं तक का है तो इस y को क्या बोलोगे? लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, रेखीय स्थिति है फर्स्ट मिनिमा की। और थीटा क्या है? कोणीय स्थिति
फर्स्ट मिनिमा की, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अब वो बोलता इसी में दूसरा कलर तो बहुत सारे हैं हमारे पास, वो बोलता कि सेकंड मैक्सिमा की लीनियर पोजीशन, तो सेकंड मैक्सिमा की लीनियर पोजीशन ये हो जाएगी, और सेकंड की एंगुलर या कोणीय तो वो कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी। θ1 हो गया, θ2 हो गया। तो आपको क्वेश्चन एक तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लीनियर पोजीशन बोल रहा है, रेखीय स्थिति, y क्या है यहाँ पे, y है लीनियर पोजीशन या रेखीय स्थिति। अब वो मिनिमा मैक्सिमा कुछ भी बोल सकता है, वो जो भी बोले वहाँ तक y बनाना। और थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन या कोणीय स्थिति। तो अलग से चित्र बनाना हो, इसी में बनाना हो, कैसे भी देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए क्या बोला है, क्या पूछा है, वो समझ में आएगा तभी तो सॉल्व करेंगे अपन। तो लीनियर पोजीशन बोला, रेखीय स्थिति बोला, सेंटर से कितना ऊपर है ना, और कोणीय स्थिति बोला, एंगुलर पोजीशन बोला, थीटा में चले जाएंगे अपन। अब इसमें चलो इसमें अपन क्या करते हैं, वापस से एक लास्ट बार उसको गंदा ना करते हुए एक आखिरी बार चित्र और बना लेते हैं। और चित्र क्या बना रहे हो, इंटेंसिटी। यहाँ पे फर्स्ट डार्क, मान लीजिए ये क्या हो जाता, फर्स्ट डार्क हो जाता, पहला मिनिमा हो जाता, और यहाँ पे ये सिंगल स्लिट होती मान लीजिए, और इसको हमने जोड़ा होता, ये एंगल कितना आ रहा होता, थीटा। तो ये दूरी कितनी आ रही होती, y। तो ज़रा tan थीटा बता दीजिए भाई, tan थीटा कितना हो जाएगा, y/d। tan थीटा हो जाएगा y/d। बिल्कुल आसानी से डिफ्रैक्शन के सवाल हो जाएंगे, कुछ याद नहीं करना है। ये याद करो, एक तो डेल्टा x कितना होता है, डिफ्रैक्शन में विवर्तन में डेल्टा x होता है a sin थीटा, और a sin थीटा बोल रहे हो तो दोनों किनारों को जोड़ रहे हो, और अगर बीच से कोई आ गया तो a/2 sin थीटा हो जाएगा, a/4 sin थीटा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, a sin थीटा, कुछ नहीं बोला तो a sin थीटा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, y/d आ गई। अच्छा बताइए, यहाँ पे मिनिमा अगर लिखा तो अपनी समझदारी का प्रदर्शन करते हुए इस पॉइंट पे a sin थीटा, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा x, पदांतर कितना होना चाहिए, मिनिमा पे फर्स्ट पे कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। अभी बताया आपको कि डेल्टा x मिनिमा पे कितना होगा, λ2, λ3, λ4, λ। फर्स्ट मिनिमा पे कितना होगा, लैम्डा। कल को कोई मेरे से पूछता है सेकंड, तो a sin थीटा को 2 लैम्डा कर देता मैं, 3 लैम्डा कर देता। तो बताइए ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा कितना आ जाएगा, λ/a। sin थीटा कितना आ जाएगा, λ/a। अभी तक इन रिजल्ट्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है, और मैं सवाल करता हूँ ना, मैं हमेशा tan थीटा अलग से निकालता हूँ, मैं हमेशा sin थीटा अलग से निकालता हूँ। इनमें से कोई भी वैल्यू मेरे को छोटी दिखती है, 5 × 10 की घात -3 है ना, 5 × 10 की पावर -3, 25 × 10 की पावर -4, अगर छोटी दिखती है तब मैं बोलता हूँ sin थीटा tan थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। लोग बाग उसे डायरेक्टली याद करा देते हैं, लेकिन अपनी हैबिट ये है ताकि कोई गलती ना हो मेरे से। तो यदि इफ़ थीटा स्मॉल है, क्योंकि sin 0 भी 0 होता है भाई, tan 0 भी 0 होता है, अगर थीटा स्मॉल होगा तो याद रहे sin थीटा और tan थीटा क्या होगा, बराबर होगा। और अगर वो बराबर होगा, जो तुम्हारे 99% सवालों में होगा, और नीट में तो शायद आ ही नहीं है, या एक आध बार आया होगा, और जेई मेंस में आते रहते हैं लेकिन सवाल है ना, तो नीट में तो कभी आया नहीं है, जेई मेंस में ज़रूर आ सकता है। तो ये बताइए यहाँ से sin थीटा कितना था भाई, λ/a, और tan थीटा कितना था, y/d। यहाँ से y कितना आ जाएगा, λ/d/a। y कितना आ जाएगा, λ/d/a। ये बीटा जैसा दिख रहा है, बीटा कितना था, λ/d/d था, वहाँ पे d की जगह क्या हो गया है, a हो गया है, तो वही बीटा जैसा है। तुलना कंपैरिजन आपको करनी हो आप कर सकते हो, पर जो जो बताया जा रहा है देख लेना। ये y आया है, y, ये y का मतलब क्या था, सेंटर से कितनी ऊपर फर्स्ट डार्क बनेगा। क्या सेंटर से नीचे की ओर भी फर्स्ट डार्क बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सेंटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ भी क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क। और क्या ये वाली दूरी भी y ही आएगी, ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा ही आएगा, ये y ये थीटा। तो ये जो बीच में आपको रीजन दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। समझ रहे होगा, यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी तीव्रता दिखेगी इस मोटाई के अंदर। और वो ऐसा ये चित्र आपको दिखाया हुआ है, देखिए ये चित्र है,
तो ये y है, ये नीचे भी क्या होगा, y होगा। तो तुम्हारे बहुत सारे सवालों में सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई या सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछी होगी, वो होगी 2y। तो उसको भी आप लिख लीजिए रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं भी याद हो तो हाथों हाथ कर लेना जो तरीका बताया जा रहा है ना। तो उसमें आप लिख लेना कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या केंद्रीय उच्चिष्ट की मोटाई वो 2y होगी, वो 2 लैम्डा d बाय a होगी, 2 लैम्डा d बाय a। फिर से मैं बोल दूं, ये y क्या था, लीनियर पोजीशन, रेखीय स्थिति है, ये लीनियर पोजीशन है, रेखीय स्थिति है फर्स्ट डार्क की, पहले निम्निष्ठ की। और थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन या इसे आप बोल सकते हो कोणीय स्थिति पहले डार्क की फर्स्ट डार्क की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं हो, तो सवाल करोगे तो याद हो जाएंगे। याद केवल इतना करना कि पहला डार्क मतलब आप इंटेंसिटी का कर्व या वक्र याद रखो, उसमें पहला डार्क लैम्डा पे मिलेगा, फिर 2 लैम्डा पे, फिर 3 लैम्डा पे, उसके अलावा सब सॉल्व कर पाओगे आप। और डेल्टा एक्स का फॉर्मूला याद कर लो, ए साइन थीटा। टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा के लिए वाई बाई डी होता है टेन थीटा। अब वाई कितनी भी ऊंचाई पे हो सकता है, वो तो आपको देगा कि कहाँ पे, पहले डार्क पे, पहले मैक्सिमा पे, जो भी बोले उस हिसाब से कर लेना। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ पे बताइए इसकी विड्थ कितनी आई है, 2 लैम्डा डी बाई ए आई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन, वो तो यहाँ पे लिख लो। आपसे बोलेगा ये स्लिट की चौड़ाई मतलब स्लिट की विड्थ जो है ए है, इस ए को हम बढ़ाए जा रहे हैं। बताओ ए को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना, डिफ्रैक्शन वैसे वैसे ख़राब होने लग जाएगा, क्योंकि अपना तो एजम्पशन था कि वो जो स्लिट की विड्थ है और लैम्डा है वो कंपैरिजन में होना चाहिए था। तो जैसे जैसे आप ए को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डिफ्रैक्शन ख़राब होने लग जाएगा। मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ये चमकीली काली, ये ब्राइट और डार्क फ्रिंज धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। और यहाँ से सेंटर की चौड़ाई बताइए, ए को आपने बढ़ा दिया तो विड्थ क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो इसलिए आप ऐसा ज़रूर लिख सकते हैं कि अगर ए को बढ़ाया जाएगा तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। डिफ्रैक्शन भी बिगड़ने लग जाएगा, या नंबर ऑफ फ्रिंजेस या फ्रिंज की संख्या जो है वो भी क्या होने लग जाएगी, कम। फ्रिंज की संख्या कम होने का मतलब क्या है, बताओ ए तुमने बहुत बड़ा कर दिया तो फिर तो रे ऑप्टिक्स लगने लग जाएगी। रे ऑप्टिक्स लगने लग जाएगी तो एक ही फ्रिंज बनेगी, मतलब एक ही इमेज, लाइट तो सीधे चली जाएगी। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस खत्म सब, फिर तो एक ही लाइट आई और जहाँ पे छेद था बस उसके लाइट क्या बना दी, उसकी शेडो बना दी, वहाँ पे क्या आ गई, लाइट आ गई। तो ए बढ़ाने से तो फ्रिंजेस वहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 0 ही हो जाएंगी। तो वो आप समझिए कि ए बढ़ाने से रे ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ रहे हो आप, ए छोटा करने से किधर जा रहे हो, डिफ्रैक्शन की तरफ जा रहे हो आप। तो ये आप एक सिंपल सा पॉइंट ज़रूर इसमें देख सकते हो। तो डिफ्रैक्शन में सारे तुम्हें पॉइंट्स बता दिए हैं, तुम चाहो तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, है ना। तो इसके न्यूमेरिकल्स अपन ज़रूर कर लेते हैं। रटा रटाया फॉर्मूला तभी लगाना जब साइन थीटा टेन थीटा वो बराबर हो, वरना साइन थीटा टेन थीटा अलग अलग से निकालना। अब क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके। आप इसके पहले क्वेश्चन में ऐसे लिखो, ए की वैल्यू दी हुई है 2 लैम्डा, ए की वैल्यू दी हुई है 2 लैम्डा, लैम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉन्ग, लैम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉन्ग, और आपसे बोला है पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा और एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ये निकालनी है आपको। ए बराबर 2 लैम्डा ले लीजिए, लैम्डा को 5000 एंगस्ट्रॉन्ग ले लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए कि पहले निम्निष्ठ की स्थिति, कुछ नहीं बोला हुआ है तो कौन सी पोजीशन होगी, लीनियर पोजीशन है ना, रेखीय स्थिति। तो पहले निम्निष्ठ की स्थिति और पहले निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, एंगुलर पोजीशन, पहले निम्निष्ठ की एंगुलर पोजीशन, ये आपसे पूछा गया है। चलिए तो इसमें वापस से अपन सुंदर सुंदर, क्योंकि पहले सवाल हैं तो आप चित्र वित्र बना के आराम से कर लो, कुछ रटने वाले फॉर्मूले हैं नहीं। चाहो तो विथ रट सकते हो कि क्या विथ होती है, वरना निकाल सकते हो आप एग्ज़ाम में। तो इसमें ये बताइए, यहाँ पे ये ए दिया हुआ है और ए किसके बराबर दिया हुआ है, 2 लैम्डा के बराबर।
बताइए यहाँ पे सेंट्रल या केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, उसके आगे यहाँ पर क्या बनेगा, फर्स्ट मिनिमा। और यहाँ पर अगर फर्स्ट मिनिमा बना तो फर्स्ट मिनिमा में डेल्टा एक्स की वैल्यू याद करनी है, कितनी होती है, लैम्डा होती है। क्या ए साइन थीटा बराबर लैम्डा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। डेल्टा एक्स डिफ्रैक्शन में ए साइन थीटा होगा। ए की वैल्यू 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा साइन थीटा बराबर लैम्डा, साइन थीटा बराबर 1/2 और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा आ गया 30 डिग्री। क्या है थीटा? एंगुलर पोजीशन। ये है सर थीटा, ये थीटा आ गया। कोई रटा रटा फॉर्मूला मत लगाओ, ये पहला ही सवाल ऐसा है जिसमें कोई रटा रटा फॉर्मूला नहीं लगेगा। बाकी फिर नीट के वो सवाल करेंगे जिसमें सारे रटा रटा फॉर्मूले लग सकते हैं, बट आप देख लो और कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप फ्री माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करो। और डिफ्रैक्शन का हर बार आता है सवाल, है ना, मतलब डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन में से एक सवाल ज़रूर आएगा, इसीलिए देख लो। इसमें याद कर लेना, डेल्टा एक्स मिनिमा पे न्यूनतम पे कितना होता है, एन लैम्डा। पहला है तो 1 लैम्डा, दूसरा है तो 2 लैम्डा, तीसरा है तो 3 लैम्डा। याद कर लो उसे। और ऐसा करने से हमारे पास थीटा 30 आ गया और टेन 30 साइन 30 बराबर नहीं होता है, समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे रटा रटा फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। ये इसको मैं क्या बोलूँगा, लीनियर पोजीशन। ये क्या हो जाएगी, लीनियर पोजीशन, रेखीय स्थिति। और मैं लगाऊंगा टेन थीटा। टेन थीटा कितना आ जाएगा, y/d आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी d tan 30, यानी शायद d/√3। tan 30 1/√3, सही बात है, इसको d मान लेना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d/√3 आ जाएगी। y क्या आ गई इसकी, रेखीय या लीनियर पोजीशन। और थीटा क्या आ गई इसकी, एंगुलर या कोणीय पोजीशन। तो पहला मिनिमा 30 डिग्री पर होगा, ऊपर और नीचे होगा, और ये d आ जाएगा √3। ऐसे पूछ लेगा कि केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय स्थिति या कोणीय विस्थापन कितना होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, नीचे 30 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री तक, तो सेंट्रल मैक्सिमा 60 डिग्री तक। ऐसा कोई पूछ लेता है तो वो सब अपने आप बना लेना क्वेश्चन। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो बोल देगा सेंट्रल मैक्सिमा या केंद्रीय उच्चिष्ट, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका कोणीय विस्थापन, वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 60 डिग्री तक रहेगा, ऐसा मान सकते हो। तो वैल्यूज़ देख लेना, क्वेश्चंस जो भी हैं उनको सॉल्व कर लेना, यही सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस अपने पास थे भी, और वो भी आपको दिखाई देंगे, और वो दिखाई देंगे आपको कैसे, वो देखना पड़ेगा कैसे दिखाई देंगे। क्वेश्चंस क्या है, तो ये क्वेश्चंस आ गए हैं, आप एक एक करके लिखते चलना क्वेश्चंस, और वरना इसके वीडियो में भी दिख जाएंगे, आप आंसर्स देखते चलो या लिख लो, कैसे भी आपको समझ में आए अच्छी तरीके से आप देख लो। इसमें पहला क्वेश्चन यही है, इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन सबके ही है में से। तो जो जो डिफ्रैक्शन के एक बार अपन वो देख लेते हैं, जितना सीखा हुआ है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है पहले सवाल में कि डिफ्रैक्शन वो साउंड वेव का नोटिस होता है बड़ी आराम से। क्यों बड़ी आराम से नोटिस होता है? साउंड का डिफ्रैक्शन या विवर्तन का मतलब क्या होता है, बाहर वाले को मैंने चिल्लाया तो कितना बड़ा गधा है उसे सुनाई दे गया। कैसे सुनाई दे गया? क्योंकि साउंड फैल गई, फैलने को, मुड़ने को, स्प्रेडिंग को, उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। साउंड क्यों फैल गई? क्योंकि उसका लैम्डा ज़्यादा है। लैम्डा ज़्यादा की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि खिड़की दरवाज़ों की साइज़ भी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए साउंड वेव आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या हुआ, लैम्डा और अवरोध या ऑब्स्टेकल उनका साइज़ क्या होना चाहिए था, वो लगभग कंपैरिजन में तुलना में होना चाहिए था। साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होने लग जाएगा, रे ऑप्टिक्स आने लग जाएगी। चलिए, ये हो गया पहला सवाल, समझ में आ गया होगा आपको। और उसमें केवल पॉइंट ऐसे लिख लेना कि ध्वनि तरंगों का ये विवर्तन प्रेक्षित होता है क्योंकि उनका लैम्डा अधिक है ना। और इंग्लिश में लिख सकते हो साउंड वेव्स आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, हैंस देयर डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड। तो एक एक लाइन लिख लो आप कि ये होता है, और समझ में आ रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के आगे
इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के भी सवाल हैं इसमें, और चाहो तो कर सकते हो। वैसे तो डिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहले ही पढ़ लिया है अपन ने। आओ फटाफट कर लेते हैं, और क्लास वरना लंबी भी हो सकती है, इसलिए बीच में छोड़ भी देंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 12 फ्रिंज बन रही हैं किसी सेगमेंट पे, तो मैं बोलता जाता हूँ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इस तरीके से, और एक स्क्रीन ले ली गई। इस स्क्रीन पे कितनी बनी? 12 फ्रिंज बन गई भाई, 12 फ्रिंज बन गई। और 12 फ्रिंज बनी जब 600 नैनोमीटर का इस्तेमाल किया हुआ है। 400 नैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो कितनी फ्रिंज बनेगी? तो बताइए, 12 फ्रिंज बनने का मतलब 12 बीटा हो गया। 12 फ्रिंज बनने का, हर फ्रिंज के बीच में दूरी कितनी होती है? बीटा होती है, बीटा। चाहे डार्क बने चाहे ब्राइट बने, कुछ भी बने, तो बीटा 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 12 बार जोड़ोगे इतनी हो जाएगी, 12 बीटा हो जाएगी। और 12 बीटा हो गई, और अब वो कितनी फ्रिंजेस बन जाएंगी? मान लिया n फ्रिंजेस बन जाएंगी नए वाले का बीटा। ये बीटा पहले किसका लिखा हुआ? 600 वाले का। बाद में बीटा किसका लिखना पड़ेगा? 400 वाले का, क्योंकि स्क्रीन की लेंथ कपड़ा उतना ही है, इतना ही कपड़ा लिया है, वही स्क्रीन है। स्क्रीन में मतलब कपड़ा ही होता है, उसी पर शाहरुख खान, आमिर खान सब आते हैं, तो वही स्क्रीन है। तो उसी स्क्रीन पर पहले कितनी आ रही है? 12 फ्रिंजेस। अब कितनी आ रही है? n फ्रिंजेस। और बीटा तो लैम्डा के समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है, बाकी डी और डी तो कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ही घटिया सवाल हो गया फिर तो। 12 × 600 बराबर 400 × n। n का जो भी आंसर आ जाए वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 0 0 4 3 18 आ गए, तो 18 आ रहे सॉल्व करने। 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करोगे 3 3 और 6 18 आ जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे डिफ्रैक्शन इसमें क्या है, सारे मिक्स क्वेश्चन है वैसे तो इसी चैप्टर के, लेकिन आ जाएगा, है ना। स्क्रीन की साइज़ सेम थी, तो जहाँ पे 12 बीटा बन रहे थे वहीं पे n बीटा भी बनेंगे। वैसे इसमें डिफ्रैक्शन के सवाल ज़्यादा होंगे, इंटरफेरेंस का तो एक आध दे दिया होगा रिवीजन के लिए। बताइए कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? ए और लैम्डा वो लगभग क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। समझ रहे हो क्या? कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए, लगभग उनकी तुलना, लगभग उनका कंपैरिजन होना चाहिए। यही होता है, तभी साउंड का डिफ्रैक्शन या विवर्तन होता है। तो एक कंडीशन आ जाएगी डिफ्रैक्शन की, कोई पूछे आपसे तो, और पहले भी बताई हुई है आपको ये। चलिए इसके आगे कोई अच्छा सवाल आ गया? अच्छा सवाल बोलते ही आ गया, डिफ्रैक्शन का सवाल। चलिए डिफ्रैक्शन का सवाल आपसे पूछा हुआ है। अब इसमें ना कुछ आपको थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स भी आनी चाहिए, और वो तो आपकी तेज है एकदम, बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। बताओ जो पैरेलल लाइन आएगी, जो समांतर किरणें आएंगी, वो फोकस से गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी? बस इतना आपको आना चाहिए। इस डिफ्रैक्शन में हमेशा वो लेंस का इस्तेमाल करेगा, कॉन्वेक्स लेंस का। क्यों इस्तेमाल करेगा वो अभी बता दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है वो आपको मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो वैल्यू ज़रूर लिख लेना। हमें लैम्डा दिया हुआ है ना, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 6 × 10⁻⁷, और एक स्लिट दिया हुआ है, मतलब ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.4 मिलीमीटर, है ना। कॉन्वेक्स लेंस रखा है 0.8 मीटर का। अब क्यों रखा है कॉन्वेक्स लेंस? कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। हम आपको ना डी नहीं देंगे, हम सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में डी आपको नहीं देंगे, कैपिटल डी नहीं देंगे हम आपको। बताओ, आपको बताया था ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें लाइट हमेशा पैरेलल ही आएंगी ना। क्वेश्चन भी आपके वो कि ये फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में लाइट कैसे आती हैं? पैरेलल लाइट्स आती हैं। इनका तरंगाग्र, इनका वेव फ्रंट कैसा होता है? प्लेनर होता है। बताओ, अगर पैरेलल लाइट्स पर आपने इसके आगे कॉन्वेक्स लेंस रखा है तो ये सारी लाइट जाके कहाँ पर मिलेगी? फोकस पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो स्क्रीन हमेशा यहाँ पे रखोगे तभी तो इसकी इमेज या प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या ये वाली दूरी फोकस के बराबर होगी कि नहीं होगी? और यही डी का काम करेगी। तो याद रखना है, डिफ्रैक्शन में जब भी कॉन्वेक्स लेंस देगा उसकी फोकल लेंथ देगा आपको। जैसे यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 0.8। अब वो 0.8 आपको फोकल लेंथ ना मान के क्या माननी है? कैपिटल डी। वही हो जाएगी किसके बीच की दूरी? ये स्लिट हो जाएगी, ठीक है। और ये आगे क्या बन जाएगा? स्क्रीन बन जाएगी। स्लिट है ऐसे बोलेगा वो, इसके आगे ऐसे स्लिट है, और वो पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, सारी पैरेलल लाइट्स कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी? फोकस पे। तो वो डी नहीं देगा, और इसकी मोटाई वोटाई माननी नहीं है अपने को, सर इधर आएगी उधर आएगी। वो एफ और डी लगभग बराबर हो जाएगा। अपने को क्या निकालना है? व्हाट इज़ द लीनियर डायमीटर ऑफ सेकेंड मैक्सिमा। भैया दूसरे मैक्सिमा का लीनियर डायमीटर या फिर द्वितीय उच्चिष्ट का रेखीय व्यास चाहिए। अगर आपको कुछ दिक्कत है, ये सब वैल्यूज़ दी हुई हैं, बताइए इस तरीके से निकाल लेते हैं अपन। ये स्क्रीन पे बीचों बीच तो क्या बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। फिर क्या मिलेगा? फर्स्ट मिनिमा। फिर क्या मिलेगा? सेकंड मिनिमा। बताइए सेकंड मिनिमा पर डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा? 2 लैम्डा। याद करना है, एक ही तो पॉइंट है, उससे सब सवाल हो जाएंगे। क्या याद रखना है? फर्स्ट मिनिमा पे लैम्डा, दूसरे पे 2 लैम्डा, तीसरे पे 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, बस।
हो गया सवाल, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद तुम और तुम्हारी मैथ्स कहाँ तक पहुँचा पाए। तो बताओ, अपने को लीनियर पोजीशन, लीनियर 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 शब्द आते ही ये वाई ये चाहिए, लेकिन डायमीटर पूछा है तो ये तो रेडियस हो जाएगी, इसमें नीचे भी तो बनेगा। तो ये जो 2y है ना, वो हमारा आंसर है, 2y हमारा आंसर है। इसी को आपको क्या बोलना है, डायमीटर या व्यास बोलना है सेकंड वाले का। और निकाल लो, मैथ्स वैथ लगाओ, आपको निकालने में कुछ खास बात नहीं है। आप इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा एक्स क्या होता है, a sin थीटा बराबर 2 लैम्डा। सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। डिफ्रैक्शन क्यों होता है थ्योरी बताइए बहुत देर तक, सवाल करने के लिए कुछ खास पॉइंट्स है नहीं। याद रखो भाई, मिनिमा पे क्या हो रहा है, मिनिमा पे लैम्डा मिलेगा, पहले मिनिमा पे, दूसरे पे 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो मिनिमा पे डेल्टा एक्स कितना होता है, पथांतर कितना होता है, a sin थीटा होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। बता दीजिए, यहाँ से sin थीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो sin थीटा की वैल्यू वो आ जाएगी 2 लैम्डा, 2 और लैम्डा, 2 और लैम्डा कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है ना। लैम्डा था 6 इंटू 10 की पावर -7, 2 लैम्डा हो जाएगा 12 अपॉन a कितना हो जाएगा, a की वैल्यू दी है 0.4 मिलीमीटर, मतलब 10 की पावर -3। बोलिए ये ऊपर जाएगा तो 12 अपॉन 0.4 इंटू 10 की पावर -4, पॉइंट लगाओगे ये ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा, ये 3 मिलीमीटर आ जाएगा शायद, है ना। 3 इंटू 10 की पावर -3, 3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये 3 इंटू 10 की पावर -3, ये साइन थीटा छोटा है कि नहीं है, बहुत छोटा ही है, साइन थीटा बहुत छोटा है, 0.003। इसको तो हम 0 ही मान लेते सर, लेकिन 0 नहीं माने। अगर ये छोटा है तो साइन थीटा को किसके बराबर कर दो, टेन थीटा के बराबर। अपने को फॉर्मूला नहीं रटा हुआ, अपन हर बार निकालें, क्योंकि हो सकता है ना साइन थीटा 1/2 आ जाए, और तुम रटा रटाए फॉर्मूले में साइन थीटा टेन थीटा को फॉर्मूला को बराबर करके एक वाई निकाला था अपन ने। वो वाई कितना आया था, लैम्डा डी अपॉन ए, वो फर्स्ट के लिए था। तो सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, लैम्डा की जगह 2 लैम्डा डी अपॉन ए। रटना चाहो तो वैसे भी रट सकते हो, समझ रहे हो क्या। लेकिन वो तभी काम करेगा जब साइन थीटा टेन थीटा छोटा होगा। अपन हर बार साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा क्योंकि छोटा दिखा है इसलिए टेन थीटा लगा देंगे, आंसर आ जाएगा दूसरे कलर से टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, y अपॉन डी। टेन थीटा यही था थीटा भाई, यही था थीटा, तो टेन थीटा y/d। जहाँ टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा की जगह साइन थीटा लिख देना, साइन थीटा की जगह क्या लिख देना, 3 इंटू 10 की पावर -3। तो y की वैल्यू दिख रही है मेरे को, y की वैल्यू दिख रही है d इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इंटू टेन थीटा साइन थीटा है, और अपना आंसर है 2 इंटू वाई। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2d इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेशंस देख लेना, और मैं वापस से आंसर बता देता हूँ कि किस किस तरीके से अपन इसे सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन, उसमें वैल्यूज़ याद कर लेना। a साइन थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा क्यों लिखी है, क्योंकि आपको दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, द्वितीय, अच्छा उच्चिष्ट है ये। अपन ने तो मिनिमा के लिए सॉल्व कर लिया, खैर कोई बात नहीं, मैक्सिमा के लिए आगे सॉल्व कर लेंगे। ये अपन ने सॉल्व किया हुआ है किसके लिए, सेकंड मिनिमा के लिए। ये अपन ने सॉल्व किया हुआ है किसके लिए, सेकंड मिनिमा के लिए। सेकंड मैक्सिमा के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं अभी, लेकिन सेकंड मिनिमा के लिए यही आंसर आएगा। ये अपन ने सेकंड मिनिमा के लिए सॉल्व कर लिया है, सेकंड मैक्सिमा के लिए इसे डिलीट कर रहा हूँ मैं, और फिर सेकंड मैक्सिमा के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा, यही प्रोसीजर लगेगा। बस अपने को यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सेकंड मिनिमा था, अपने को यहाँ पे उसने उच्चिष्ट बोला था, मैक्सिमा बोला था। तो सेकंड मैक्सिमा मतलब 5 λ/2। तो बस इस 2 लैम्डा की जगह 5 λ/2 लिख दोगे तो आपका आंसर सेकंड मैक्सिमा के लिए भी आने लग जाएगा। तो क्वेश्चन कर लेना, इसी में अच्छी बात है। ये किसके लिए निकाला है अपन ने, सेकंड मिनिमा के लिए निकाला है। सेकंड मैक्सिमा के लिए मैं कैलकुलेशन फटाफट बता देता हूँ, यही सब करने वाला हूँ, ठीक है। और उसको एक बार फटाफट बता ही देता हूँ। तो इसमें कुछ करना नहीं है अपने को, इसमें ये वापस से इसी तरीके से कर लेना। ये यहाँ पे हमेशा बनाया करो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, हमेशा लिखा लैम्डा ही करो, और लैम्डा के आगे क्या लिखा करो, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। याद कर लेना, बस यही इतना सा ही काम याद करना है बस। और बताओ मिनिमा के बीच में मैक्सिमा आ जाएगा, तो फर्स्ट मिनिमा के आगे क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा, और इधर क्या आ जाएगा, सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा। 2.5 का मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू 2.5 भी अच्छा है, 5/2 भी अच्छा है, करना वही है।
इसमें कुछ नहीं हो सकता। डिफ्रैक्शन में कुछ भी सवाल पूछ लो सब आंसर आएंगे। आपको देखिए याद करना है क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। और ये मिनिमम वाला याद कर लो भाई, मैक्सिमम वाला सवाल आ गया, ध्यान से तो पढ़ना ही पड़ेगा। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ए साइन थीटा बराबर 5 लैम्डा बाय 2। ठीक है, साइन थीटा कितना हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 2a। साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा के बराबर आएगी यहाँ पे। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बाई डी हो जाएगी। और टेन थीटा की वैल्यू y बाई डी हो गई तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 5 लैम्डा डी बाय 2a। लेकिन अपना आंसर y नहीं होगा, अपना आंसर 2y होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y कितना आ जाएगा 5 लैम्डा डी बाय ए, 5 लैम्डा डी बाय ए, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो याद करना है 5 तो 5 है, लैम्डा किस में दिया हुआ है 6 में दिया हुआ है, डी कितना है 0.8 है, और नीचे ए कितना है, ए कितना है 0.4। दो तो इसमें देख लो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 6 ही आंसर आएगा क्योंकि इसमें नंबर 6 ही दिख रहा है। क्योंकि देखो 4 और 8 ऊपर 2 आ जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, 6 ही बचा है, 6 ही आंसर आ जाएगा। समझ रहे, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो कुछ खास नहीं है, आपको वैल्यूज़ याद करनी है भैया। डिफ्रैक्शन में प्लीज़ याद कर लीजिए कि डिफ्रैक्शन में, विवर्तन में आपको लेंस दिया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। वो क्यों दिया गया है, वो डी के लिए दिया गया है, वो आपको समझा दिया है। और इसमें 2 सवाल बना दिए, सेकंड मिनिमा हो जाए, अभी इससे पहले किया था, सेकंड मैक्सिमा हो जाए, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, कुछ भी बोल दो सब आंसर आ जाएंगे, है ना। एंगुलर पोजीशन बोलते तो ये y तो आ ही गया था आपके पास, y को आप d से डिवाइड कर देते, y बाई डी एंगुलर पोजीशन आ जाती। तो आप मतलब समझ लीजिए, क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस तो खैर बहुत सारे हैं ही। इसमें डायमीटर, ये मेरे को आपको रिजॉल्विंग पावर पढ़ानी पड़ेगी, ह्यूमन आई की, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। तो 2 पॉइंट्स को आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे। इसमें ये भी YDSC का है, YDSC का क्वेश्चन है कि मिनिमम थिकनेस कितनी लाई जाए, करा हुआ है अपन ने। तो इसमें डिफ्रैक्शन के मैं सवाल और देख लेता हूँ आपसे। स्लिट विल फॉल एट एंगल थीटा, द स्लिट विथ ए है, वाइट लाइट है, फर्स्ट मिनिमा बता दोगे, फर्स्ट मिनिमा तो फटाफट देखते चलो, क्वेश्चन 1-2 कर लो आप, यही हैं सारे। स्लिट विथ ए की अपने को वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू अपने को चाहिए, सवाल बता दो। फर्स्ट मिनिमा विल फॉल एट 30 डिग्री, बताइए फर्स्ट मिनिमा कितने एंगल पर दिया हुआ है, 30 डिग्री पर। फर्स्ट मिनिमा दिया हुआ है 30 डिग्री पर। तो क्या ए साइन थीटा बराबर लैम्डा होगा। तो फर्स्ट मिनिमा ये पढ़ लेना भैया, फर्स्ट मिनिमा ए साइन थीटा लैम्डा। ए साइन थीटा कितना है 1/2, लैम्डा कितना है 6/00। कुछ ना कुछ तो आंसर निकाल ही लोगे, आंसर आ जाएगा अपने पास। समझ रहे हो क्या, सब आंसर आ जाएगा। 13 में ही आएगा शायद, क्योंकि 65 × 13, 65 × 2 13 ही बनेगा, 13 में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो जाएंगे बड़ी आसानी से। फर्स्ट मिनिमा पर डेल्टा एक्स ए साइन थीटा होता है, और ए साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा के बराबर। 6500 मत लिख देना, ये तो मैं क्या है 6500 × 10 की पावर -10, सब यूनिट्स के साथ लेना भैया, सब आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन देख लो और बाकी सिंगल स्लिट वेव फ्रंट कौन सा होता है, कई बार से बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो अपन फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें वेव फ्रंट किस तरीके का होता है, प्लेनर वेव फ्रंट। प्लेनर वेव फ्रंट होता है तभी तो प्लेन वाली लाइट आती है और वो कहाँ पे जाएगी, फोकस पे, तभी तो डी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। तो वो बोलेगा स्लिट के आगे कॉन्वेक्स लेंस रखा है, उसका मतलब है कि आप एफ की वैल्यू किसके बराबर लीजिए, डी के बराबर। तो वो बोलेगा कि कॉन्वेक्स लेंस रखने से लाइट फोकस हो जाती है और वहीं पे हम स्क्रीन रख देते हैं, ऐसा बोलता है वो। तो फोकस कहाँ पे होएगी, फोकस पे ही होएगी, फोकल लेंथ ही आ जाएगा। तो वो आप ज़रूर सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें सिंगल स्ट्रेंथ इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी बता दूंगा मैं आपको। फ्रेनहोफर सिंगल स्लिट ये बताया हुआ है आपको, बताओ। सिंगल स्लिट की विथ बढ़ा दी अपन ने, समझ रहे हो क्या। तो इन फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट द स्लिट विथ इज इंक्रीज, द विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू बताई थी आपको, मतलब विथ की वैल्यू बताई थी 2 लैम्डा डी बाई ए बढ़ाओगे विथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इसमें 1-2 ठीक ठाक है, मैं देख रहा हूँ वो न्यूमेरिकल एक बार दिख जाए अपने को। हाँ
हाँ, ये रहा ठीक ठाक वाला। आ जाइए क्वेश्चन में देखते चलते हैं अपन, जो बोल दिया जाए उसे हिंदी में आप लिख भी लो कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और बाकी वीडियो देख ही लेना। फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा, फेज डिफरेंस, आपको जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा के आगे फर्स्ट मिनिमा बनता है। फर्स्ट मिनिमा नहीं भी बोलता तब भी सेंट्रल के आगे ही बनता है वो, बट उसने बोला हुआ है। तो सेंटर के आगे जो फर्स्ट मिनिमा, सेंटर के आगे जो फर्स्ट मिनिमा है, वहाँ पे आपको क्या निकालना है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा फाई वो हमें बताना है। हाइजन वेवलेट, और हाइजन की वेवलेट है ना फ्रॉम एज ऑफ द स्लिट एंड मिड पॉइंट। देखिए अब आपको यहाँ पे जो दो तरंगे, दो वेवलेट्स लेनी है, वो कहाँ कहाँ से लेनी है? झिल्ली के किनारे से और उसके मध्य बिंदु से। क्वेश्चन ने बोला हुआ है किनारे से और मध्य बिंदु से लेनी है, तो एक किनारे से लेनी पड़ेगी और एक कहाँ से लेनी पड़ेगी? एक लेनी पड़ेगी मिड पॉइंट से। एक किनारे से, एक मिड पॉइंट से, वो आपको लेनी पड़ेगी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे डेल्टा फाई पूछा हुआ है आपसे। डेल्टा फाई कैसे निकालोगे? डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का तो फॉर्मूला है 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। समझ रहे हो क्या? फिर 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स इस बार a/2 साइन थीटा होगा भाई। a/2 साइन थीटा क्यों हो गया सर a/2 साइन थीटा? क्योंकि मिड पॉइंट है। और बताइए क्या a साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा के बराबर होती थी? बिल्कुल होती थी। a साइन थीटा तो लैम्डा के बराबर होता ही है। a साइन थीटा लैम्डा के बराबर, यानी आंसर पाई आ गया सर। पाई इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ खास पॉइंट नहीं है, यही है ठीक सवाल इसका। आप सब कुछ भी बोल दे, वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। और इसको मैं तो ओरली करता, ऐसे भी नहीं करता। ये तो फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रह जाए, वरना अपन ऐसे बोलते कि फर्स्ट मिनिमा पे a साइन थीटा कितना होना चाहिए था? लैम्डा। तो a/2 साइन थीटा कितना होगा? जब a साइन थीटा लैम्डा है तो a/2 साइन थीटा क्या वो λ/2 नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं तो ऐसे बोलता इस पॉइंट पे a साइन थीटा सर लैम्डा होता है। तो लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स ना a/2 साइन थीटा आएगा, तो λ/2 आएगा। क्या लैम्डा 2 पाई के बराबर होता है? हाँ सर, लैम्डा में 2 पाई होता है। तो λ/2 में कितना होगा? पाई तो होगा सर। कैसे भी कर लो, वो आपको समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा लो, समझदार बनना चाहो समझदार बन लो। a साइन थीटा वो है, लेकिन आपसे पूछ लिया कि ये जो दो वेव्स आ रही हैं, इन दो वेव्स के कारण डेल्टा फाई कितना है। समझ रहे हो क्या? तो आप वैल्यूज सब निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन कर लेना, खास बात नहीं है, बट ठीक सवाल है ये, और आया भी हुआ है, 2015 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन ज़रूर आप सॉल्व कर लेना, हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। एक आध ठीक सवाल है डिफ्रैक्शन के, वो आप देख लो। चलो ये कर लो वापस से, नीट 2016 में आया हुआ है डिफ्रैक्शन का सवाल। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न है, सिंगल स्लिट का विवर्तन हो रहा है, फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री पे आ रहा है भाई। फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री पर आ रहा है, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल कितना बनेगा? तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल कितना बनेगा? ये आपको ऐसे बोला हुआ है। यहाँ पे तो फर्स्ट मिनिमा बनेगा, और फर्स्ट मिनिमा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। फर्स्ट मिनिमा का एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। मतलब फर्स्ट मिनिमा का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो फर्स्ट मिनिमा का एंगल होता कितना है भैया? a साइन थीटा, a साइन थीटा बराबर लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा पे डेल्टा एक्स लैम्डा होता है। सवाल देख लो, उससे क्लियरिटी आ जाएगी। फर्स्ट मिनिमा पे a साइन थीटा कितना होता है? लैम्डा। यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लैम्डा, क्योंकि साइन थीटा 1/2 होता है। अपने को क्या पूछा है? फर्स्ट मैक्सिमा। अब सेकेंडरी शब्द आए नहीं आए है ना, पहला द्वितीयक उच्चिष्ट मतलब पहला उच्चिष्ट ही है। तो बताओ, इसमें आप आराम से ऐसे देख लेना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये तो लैम्डा था, इसके आगे क्या होगा? 2 लैम्डा आएगा। और ये फर्स्ट लैम्डा पे क्या होता था? फर्स्ट मिनिमा, यहाँ सेकंड मिनिमा, इनके बीच में क्या आता था? फर्स्ट मैक्सिमा। और बताइए वो कितने पे आता था? 3 λ/2 पे। तो यहाँ पे 3
लैम्डा बाय 2 बराबर ए साइन थीटा। क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो फर्स्ट मैक्सिमा की, तो फर्स्ट मैक्सिमा में डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, 3 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। आंसर आ गया आपके पास, 3 लैम्डा बाई 2, ए की वैल्यू 2 लैम्डा साइन थीटा, लैम्डा लैम्डा को ले गया 3/4 आ गया आंसर, साइन थीटा 3/4, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएंगे। डिफ्रैक्शन क्वेश्चन बड़े आराम से, आपको पेन चलाना पड़ेगा और माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा कि क्या होता है थीटा, क्या होता है लीनियर पोजीशन, क्या होती है एंगुलर पोजीशन, क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो भी बोलेगा फॉर्मूले लगाओ आप, और काम के फॉर्मूले में बोल रहा हूँ ना, इन सबसे क्या सीखे अपन, काम का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स ए साइन थीटा होता है। और कुछ नहीं बोला हो तो ये कहाँ से दो वेवलेट्स आ रही हैं दोनों किनारों से, और वो वैल्यू तो है, ए साइन थीटा की वैल्यू तो लैम्डा होनी पड़ेगी, वो सब ठीक है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि केंद्र से आ रही है तो फिर अब वहाँ पे नया फेज डिफरेंस निकालना पड़ सकता है आपको, तो वो a/2 साइन थीटा लिखना पड़ सकता है, कुछ भी लिखना पड़ सकता है, और ये वैल्यूज हैं ही। तो इससे डिफ्रैक्शन के सवाल हो जाएंगे आपसे। तो डिफ्रैक्शन, लीनियर अपर्चर, और इसमें सवाल और कर सकते हो आप करना चाहो तो, लेकिन इसमें मैं थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ आपको, उसके बाद ये सवाल सब हो जाएंगे। केवल फॉर्मूला लगाना है अपने को, चाहो तो ये एक सवाल और कर लो, है ना, कि आई गया तो सवाल बता दो। बोलो लीनियर अपर्चर हुज विथ इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ लेंस। अब वापस से लेंस आ गया भाई, लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर देने का मतलब है, अगले ने क्या दे दिया है, डी दे दिया है भैया, डी दे दिया है, और ए दिया हुआ था 0.02 सेंटीमीटर, ए दिया 0.02 सेंटीमीटर, और नॉर्मली लाइट आ रही है, लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻5। कॉपी में ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, तीनों चीज़ें। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रॉम द सेंटर, बार बार एक ही सवाल, यही आएंगे सवाल, फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क ये रहा, फर्स्ट डार्क, और फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस मतलब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, वाई निकालना है। तो आंसर आ गया, ए साइन थीटा को पहले लैम्डा लिख दो भाई, ए साइन थीटा को लैम्डा लिख, साइन थीटा कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय ए आ जाएगा, और लैम्डा बाय ए छोटा ही होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि लैम्डा है 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर में, ए 0.02 है, तो कितना आ गया ये 5/2 × 10⁻³ है ना, 2.5 है ना, 5/2 × 10⁻³ और ये छोटा है, अगर साइन थीटा अगर छोटा है उसको टेन थीटा लिख दो। टेन थीटा मतलब y/d, यही होता है टेन थीटा। अब वो चित्र याद रखो, बार बार चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। तो y/d की वैल्यू कितनी है, 5/2 10⁻³ भाई। तो y कितना आ जाएगा, d को उधर ले जाओ, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। फैक्टर वैक्टर्स निकाल सकते हो, 2.5 है, d की वैल्यू 60 है, 1.5, चौथा ही आंसर आएगा, क्योंकि ये 2.5 है और d की वैल्यू 6 है ना, तो 6 और 2.5 150 होता है। 150 मतलब 15 तो आएगा ही, 15 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। कैलकुलेशन करना है कर लो, हो जाएंगे सवाल, कितने भी सवाल कर लो आप। तो डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में सवाल हो जाएंगे, और क्वेश्चन जितने भी उसमें वैल्यूज़ सब दे रखी हैं उसमें हो जाएंगे सवाल सारे, ठीक है ना। तो सिंगल स्लिट के सवाल, ये यंग डबल स्लिट के सवाल आ गए। अब इसमें ना अपन फटाफट थ्योरी पे आ जाते हैं, है ना, थ्योरी पे आ जाते हैं अपन। तो थ्योरी पर आने के लिए, हाँ, तो इसमें आप क्या कीजिए कि आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल। ये बताओ, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एनसीईआरटी बोलती है सेम ही है। सेम इसलिए दोनों में ही वेव्स मिल रही हैं, एक में दो अलग अलग सोर्स दिखते हैं आपको और एक में एक ही सोर्स होता है, लेकिन एक ही सोर्स के पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, ऐसे हाइजन ने बोल रखा है, इसलिए ये होता है। तो फिर आपसे पूछेगा YDSC, ये YDSC है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसे चित्र बना लेना, ये वाली तरंग इस वाली तरंग, ये वाली वेव इस वाली वेव से अंतरक्रिया कर रही है, तब तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। लेकिन अगर इसी की वेव से करती है अंतरक्रिया, तो इसको क्या कहना है, डिफ्रैक्शन। इसका मतलब कोई आपसे पूछे YDSC में केवल इंटरफेरेंस होता है कि केवल डिफ्रैक्शन होता है, बोले दोनों होते हैं। YDSC में दोनों होते हैं, YDSC में इंटरफेरेंस भी होगा, डिफ्रैक्शन भी होगा। YDSC में
दोनों चीज़ें होंगी, इंटरफेरेंस भी होगा और डिफ्रैक्शन भी होगा। कोई ऐसा अपने पास तरीका थोड़ी ना है कि इसे मना कर दें कि भाई तू अपनी वेव से नहीं इंटरफेयर करेगी, करेगी वो। तो YDSC में इंटरफेरेंस भी होगा और डिफ्रैक्शन भी होगा। और आपसे एक सवाल पूछ सकता है, मतलब आया तो नहीं है, बुक्स में दिया हुआ है, तो वो एक सवाल भी मैं आपसे आप मेरे को बता दो ताकि इसको क्लियरिटी हो जाए। तो याद रखना है अपने को कि YDSC में क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों हो सकता है। अपने को जो पढ़ना था वो पढ़ा दिया अपन ने, लेकिन होने में दोनों होगा। इसीलिए आपसे ऐसा सवाल पूछेगा कि YDSC में अगर डिफ्रैक्शन हुआ तो केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। उस सेंट्रल मैक्सिमम में YDSC के कितनी फ्रिंज आ जाएगी, ऐसा पूछ सकता है, कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो सवाल आप बताइए, तो ऐसे कुछ भी बना सकता है सवाल। तो YDSC में भैया दोनों चीज़ें होंगी, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों होगा। जैसे क्वेश्चन में आप वैल्यूज़ लिख लो, वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, छोटे d की वैल्यू, छोटे d की वैल्यू वो आपको दे रखी है, छोटा d, उसकी वैल्यू आप लिख लीजिए 4 मिलीमीटर लिख लो। चलो, छोटे d की वैल्यू दे रखी है 4 मिलीमीटर, और आपसे बोला हुआ है कि ये YDSC का एक्सपेरिमेंट है, YDSC का प्रयोग है। वैल्यू तो यहाँ पे दिख नहीं रही है क्या बोली हुई है, लेकिन मान ली d की वैल्यू। आपसे ये बोला गया है कि 10 जो मैक्सिमा है YDSC के, है ना, वो तो ऐसे दिया गया है क्वेश्चन में कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है उसमें 10 फ्रिंज YDSC के बनते हैं। क्वेश्चन ने बोला हुआ है केंद्रीय उच्चिष्ट जो है उसकी मोटाई में, केंद्रीय उच्चिष्ट की मोटाई में 10 फ्रिंज मिलते हैं YDSC के। तो आपसे वैल्यू पूछी हुई है A की वैल्यू पूछी हुई है, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, उसका फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ऊपर भी y होता है, कितना होता है, लैम्डा d बाई ए, नीचे भी कितना होता है, y लैम्डा d बाई ए। तो विड्थ कितनी हो गई, 2 लैम्डा d बाई ए, और इसमें क्या है 10 बीटा, 10 फ्रिंज है मतलब 10 बीटा है। बीटा कितना होता था, लैम्डा d बाई डी होता है। YDSC में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों होगा, तो ऐसे बोल देगा आपसे। इसमें आंसर आ गया आपके पास, ये लैम्डा डी से लैम्डा डी कैंसिल हो गया, और A की वैल्यू पूछी थी, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2d बाई 10। A की वैल्यू आ जाएगी 2d बाई 10। D की वैल्यू लिख सकते थे आप 4 इंटू 2 8 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि मिलीमीटर है और नीचे वाला 10 भी है, तो वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाएंगे, आप कंसेप्ट समझ लो। अपने डिफ्रैक्शन के ना क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको सब ज्ञान दे दिया गया है, तो डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस और करने की ज़रूरत है नहीं। अब अपन इसी में, ये जो है ना डिफ्रैक्शन, इसी डिफ्रैक्शन में ही अपन इसमें एक आप लिख लो लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स। लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स की सीमा, रे ऑप्टिक्स कहाँ तक लगा सकते हो, क्योंकि 2-4 शब्द हैं आपकी एक्चुअली जो क्वेश्चन में आएंगे ना, उसमें 2-4 शब्द दिए हुए हैं। फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, वो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ा दिया आपको, ठीक है। और एक आएगी फ्रेस्नल लाइंस, है ना, या फ्रेस्नल डिस्टेंस, तो वो क्या मतलब है, इसलिए ये पढ़ा देता हूँ आपको। तो इसमें क्या है, एक तो बताओ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में या डिफ्रैक्शन में डिफरेंस आपको पता ही होना चाहिए था। साइज़ बहुत बड़ा है तब तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, और साइज़ कंपैरिजन में होने लग जाएगा, फैलने लग जाएगी, डिफ्रैक्शन होने लग जाएगा। चलिए, इसमें ये जो फ्रेस्नल साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने एक बात बोली है, और वो बात तो डायरेक्टली लिखवाऊंगा मैं। उन्होंने ये बोला है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई वो स्लिट की मोटाई से केवल 2 गुनी होनी चाहिए। अगर उससे बड़ी हो गई तो रे ऑप्टिक्स काम करना बंद कर देगी। याद करना है फ्रेस्नल साइंटिस्ट ने बोला है कि सेंट्रल मैक्सिमा बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, 2a के बराबर, है ना, बड़े से बड़ा। अगर इससे भी बड़ा हो गया तो बोलना रे ऑप्टिक्स वो काम नहीं करने वाली है। याद करना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ तक
रे ऑप्टिक्स। तो बताइए सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई थी कितनी? सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई 2 लैम्डा डी अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन ए, 2 लैम्डा डी अपॉन ए, 2 लैम्डा डी अपॉन ए थी। इसकी वैल्यू बड़ी हो जानी चाहिए किससे? 2a से बड़ी हो जानी चाहिए। अभी कुछ देर के लिए ये जो d था ना, d, इसको z मान लो भाई। इस दूरी को ही क्या मान लेते हैं? z मान लेते हैं, ताकि ये दूरी की एक लिमिट आ जाए और वहाँ तक रे ऑप्टिक्स भैया काम कर जाएगी। तो d की जगह z लिखोगे, ये 2 को ले गया, लैम्डा z अपॉन a, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके बराबर हो सकता है? a के बराबर, या z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? a स्क्वायर बाय लैम्डा। z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? a स्क्वायर बाय लैम्डा। यही है फ्रेस्नेल डिस्टेंस, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो रे ऑप्टिक्स कहाँ तक वैलिड है? अब बताओ, विजिबल लाइट जो होती है उसका लैम्डा बहुत कम होता है, और लैम्डा जितना कम हो जाएगा दूरी इतनी बढ़ जाएगी। इसे लैम्डा रे ऑप्टिक्स का, क्योंकि विजिबल लाइट वो बहुत छोटा लैम्डा होता है, इसलिए वो बहुत दूरी तक एप्लीकेबल है। स्टार विस्टार्स की लाइट क्या मान रहे हैं अपन? स्ट्रेट लाइन में आ रही है, रे ऑप्टिक्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो? इसके कारण लगा रहे हैं। तो ये याद रखना है अपने को कि लैम्डा जितना कम हो जाएगा भैया, z उतनी ज़्यादा हो जाएगा। आपसे फ्रेस्नेल डिस्टेंस, यही z ही है फ्रेस्नेल डिस्टेंस, आपसे पूछ लेगा a और z की वैल्यू देके फ्रेस्नेल डिस्टेंस पूछ ले तो वो आ जाएगा। तो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, उसमें क्या हो रहा है? प्लेनर लाइंस आ रही हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, और लाइट फैल रही है। फैलने का कारण साइज और लैम्डा कंपैरिजन में है, बराबर भी मान सकते हो। और फ्रेस्नेल ये बता रहा है कि रे ऑप्टिक्स कहाँ तक लगा सकते हो, कहाँ तक लगा सकते हो, वो आपको बताया हुआ है। तो ये भी एक पॉइंट तुम याद कर लेना। चलिए इसके बाद हम आते हैं, अभी हम स्लिट की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे सर्कुलर एपरेचर की। मतलब कि आपको एक चित्र दिखाया गया, देखिए ये रहा चित्र। तो हाँ, गायब हो जाता तो अभी सब गायब हो जाता, तो फिर वापस से लाना पड़ता। इसका मतलब क्या है? देखो इसमें क्या है, इससे पहले भी चित्र है। अभी तो स्लिट की बात चल रही थी केवल, अब सर्कुलर अपर्चर की बात चलेगी, मतलब टेलीस्कोप की, ह्यूमन आई की और माइक्रोस्कोप की। उसमें रिजॉल्विंग पावर या फिर रिजॉल्विंग पावर आती है, रिजॉल्विंग लिमिट आती है, वो दोनों चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, लाइट आ रही है, और लाइट आ रही थी, वैसे तो अगर सर्कल होता तो सर्कल ही बनना चाहिए था, लेकिन सर्कल का अपर्चर और लैम्डा, अपर्चर मतलब उसका जो डायमीटर है, जो साइज़ है वो, और लैम्डा वो क्या है, कंपैरिजन में है, इसलिए आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखने लग जाएगा। इसको अपन एयरी डिस्क कहते हैं। एयरी डिस्क, एयरी मतलब साइंटिस्ट का नाम है, ये समझ रहे हो क्या? तो उन्होंने सबसे पहले निकाली थी। तो ये जो बीच में डिस्क बन रही है ना, इसी को क्या बोलना है अपने को? एयरी डिस्क बोलना है। तो केवल इतना सा समझ लो आप कि लाइट आ रही है, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि अब ये जो शेप है इसका कैसा हो गया, सर्कुलर, इसलिए पैटर्न भी कैसा दिखने वाला है, सर्कुलर दिखने वाला है। और उसको अब हम कुछ समझा देते हैं आपको। समझाने के लिए बात केवल इतनी सी है, हम तो समझना नहीं चाहते सर, फिर भी समझ लो। देखो अब डिफ्रैक्शन जो है ना, वो आप लिख लेना, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर होल, है ना। तो छिद्र के कारण जो विवर्तन हो रहा है उसको अपन बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं। और देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस बार सर्कुलर एपरेचर बनाया हुआ है, ये सर्कल बनाया हुआ है अपन ने, सर्कुलर अपर्चर है, और यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई है। स्क्रीन पे दिखेगा क्या? वही चमकीली काली वृत्तीय या सर्कुलर रिंग्स दिखेंगी। लेकिन मैं इंटेंसिटी का, अगर यहाँ पे भी आपसे पूछता इंटेंसिटी का ग्राफ, इंटेंसिटी का वक्र कैसा बनेगा, वही बीच में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, बीच में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब ये भी किस तरीके से बनने वाला है, इसी तरीके से दिखने वाला है। तो ये इंटेंसिटी पैटर्न तो ऐसा ही रहेगा इसका। इंटेंसिटी दिखने में ये दिखेगा नहीं, इंटेंसिटी पैटर्न, समझ रहे हो क्या? वो अपन ने इंटेंसिटी या तीव्रता बनाई, तो बीच वाले पार्ट की इंटेंसिटी या तीव्रता क्या आने वाली है, सबसे ज़्यादा आने वाली है, ठीक है।
और उसको मैं बार बार चित्र दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसमें ये क्या है, ये लास्ट में इसमें आपको इस तरीके से ये बताया हुआ है कि दिखने में ये दिखेगा अपने को, लेकिन बीच वाले पॉइंट की इंटेंसिटी क्या रहेगी सबसे ज़्यादा। और जब लीनियर है, स्लिट है, तब इस तरीके का पैटर्न दिखता है। तो पैटर्न अलग अलग दिखने वाले अपने को, जो दिख रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें आप इसी में यहाँ पे एंगल बना लो भाई, एक एंगल बना लो, यहाँ से इसको जोड़िए, इस एंगल को बोलिए थीटा, इस एंगल को बोलिए थीटा। और ये जो थीटा दिख रहा है इसका डेरिवेशन अपने कोर्स में है नहीं, सर्कुलर अपर्चर के लिए डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, 1.22 लैम्डा बाय ए इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर। ये थीटा आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, विभेदन की सीमा। सीमा को याद करिए, उसके आगे लिखिए विभेदन की सीमा। विभेदन या रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? विभेदन या रेजोल्यूशन का मतलब आपको आकृतियाँ अलग अलग दिखनी चाहिए। आपको चीज़ें अलग अलग दिखी तो बोलना रेजोल्यूशन या विभेदन आँखों का सही है। बहुत दूर से आप देख रहे हो, और टेलीस्कोप का लेक्चर देखना, टेलीस्कोप भी बहुत दूर से चीज़ों को दिखाता था, वो इमेज छोटी बनाता था लेकिन अलग अलग बनाता था। अल्फ़ा एंगल पे है तो बना अल्फ़ा ही एंगल, लेकिन टेलीस्कोप ने क्या किया, उनको अलग अलग कर दिया। हमें दिखा तारा एक ही तारा, टेलीस्कोप से देखा तो दो अलग अलग दिखने लगे। मैंने आपको बताया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कि आँख अगर 1 डिग्री से छोटा एंगल होगा, वहीं पे बताया हुआ था, देख लेना उसका लेक्चर, और यहाँ पे लिखाऊंगा, अगर 1 डिग्री से छोटा एंगल होता तो आँख उन्हें मानेगी कि वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही पॉइंट है। 1 डिग्री से बड़ा एंगल है तो आँखों को लगेगा कि अलग अलग है। तो एक्चुअली क्या करता है कि टेलीस्कोप बनाता तो इमेज छोटी ही है, लेकिन दो अलग अलग बना देता है, दो अलग अलग बना देता है। तो आई पीस से देख लेते हैं अपन दोनों को अलग अलग। तो इसलिए याद रखना है कि टेलीस्कोप ने क्या किया था, छोटी इमेज ही बनाई थी लेकिन अलग अलग बनाई थी, वो वहाँ पे भी बोला हुआ है, आप देख लेना। तो यहाँ पे ये थीटा है, और इसको क्या बोलना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या विभेदन की सीमा। अब मेरे को एक पॉइंट बताओ छोटे से छोटे एंगल को भी या आप ज़्यादा से ज़्यादा देख पा रहे हो, इसका मतलब रेजोल्यूशन क्या है आपका, उतना ही ज़्यादा हो रहा है। आप ऐसे समझो कि अगर मैं 0.5 डिग्री को भी अलग अलग देख पाता हूँ तो मेरी आंखें ज़्यादा तेज़ हैं तुमसे, और 0.4 को भी देख पा रहा हूँ सर और तेज़ हो गई, 0.3 को भी देख पा रहे हो सर भगवान बन गए हो आप। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब थीटा जितना छोटा, अगर थीटा जितना छोटा, विभेदन की क्षमता उतनी ज़्यादा, रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा। इसीलिए लोग बाग लिखवा देते हैं क्या कि रिजॉल्विंग पावर वो थीटा के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो? और उसे समझो, थीटा जितना छोटा, तुम छोटे से छोटे को भी देख पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी आंखों की विभेदन क्षमता क्या हो चुकी है, भैया भगवान बन चुके हो आप। समझ रहे हो क्या? सबको अलग अलग देख पा रहे हो। तो ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे। और इसीलिए रेजोल्यूशन, ये जो रिजॉल्विंग पावर है, या हिंदी में विभेदन क्षमता लिख लेना, ये तो क्या थी, विभेदन की सीमा और विभेदन क्षमता दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। समझ रहे हो क्या? और वो क्यों है वो समझो आप। थीटा जितना छोटा, और रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पास के पॉइंट्स को दूर देख सकते हो, उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं, विभेदन बोलते हैं। नहीं देख सकते हो तो बोलो हम विभेदन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर अलग अलग देख पा रहे हो मतलब हमने रिजॉल्व कर लिया उन्हें, हमने उन्हें विभेदित कर दिया, हमने उन्हें अलग अलग देख पा रहे हैं। तो रेजोल्यूशन या विभेदन का मतलब क्या है, पास की चीज़ों को अलग अलग देखना, वो हम चाहते हैं ताकि अच्छे से विजिबिलिटी हो जाए। तो प्लीज़ ये फॉर्मूला याद कर लेना। इसके आगे फिर मैं ये लगा देता हूँ 1/λ भाई, जो रेजोल्यूशन पावर है ना, क्योंकि थीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, थीटा में लैम्डा आ जाएगा। तो ये जो भी ज्ञान दिया जा रहा है याद करने का, ये फॉर्मूला किस किस के लिए लगा सकते हो भाई, ये फॉर्मूला किस किस के लिए, ह्यूमन आई के लिए, मतलब चीते की आँख के लिए नहीं लगा सकते क्या, उसकी आँखों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ और। समझ रहे हो क्या? तो अलग अलग ह्यूमन आई के लिए ये लगा सकते हो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला टेलीस्कोप के लिए भी लगा सकते हो, टेलीस्कोप के लिए भी लगा सकते हो। माइक्रोस्कोप के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा चेंज करेंगे इसमें अपन, ठीक है, मैथ्स लगाएंगे थोड़ी सी। तो ये फॉर्मूला ह्यूमन आई के लिए लगेगा, टेलीस्कोप के लिए भी लगेगा। हो सकता है आप ह्यूमन आई के लिए ये फॉर्मूला ना लगाएं, आपको क्वेश्चन हो सकता है दे दिया जाए। तो आपको ह्यूमन आई की एक बात पहले से ही बताई गई है कि ह्यूमन आई कम से कम कितना एंगल देख सकती है, 1 मिनट।
1 मिनट, 1 डिग्री बोल रहा था क्या पहले मैं? 1 मिनट देख सकती है। 1 मिनट को चेंज कर सकते हो क्या आप? तो ह्यूमन आई 1 मिनट से छोटा एंगल नहीं देख पाएगी। 1 मिनट से छोटा एंगल होगा तो वो दोनों चीज़ों को कहाँ पे ले आएगी? एक ही पॉइंट पर ले आएगी। तो प्लीज़ आप इसमें लिख लेना कि ह्यूमन आई 1 मिनट, ये डैश मतलब मिनट, 1 मिनट से कम एंगल को रिजॉल्व नहीं करेगी, रिजॉल्व नहीं करेगी या विभेदित नहीं करेगी। तो रिजॉल्व नहीं करेगी तो उससे क्या होगा कि अगर बहुत दूर तारे हैं, बहुत दूर होंगे तो एंगल बहुत छोटा बनाएगी, और 1 मिनट से भी छोटा एंगल अगर आँखों के रेटिना पे बना तो भैया वो हमें तारे कैसे दिखेंगे? एक ही पॉइंट पर दिखेंगे। टेलीस्कोप का क्या काम होगा? बीच में टेलीस्कोप लगाया आपने तो टेलीस्कोप उन दोनों को क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा। बस बनाएगा छोटा सा ही, लेकिन अलग अलग कर देगा। हमारी आंखें नहीं देख पा रही थी उधर। तो ये 1 डिग्री मतलब इसी की वैल्यू आपको अगर ह्यूमन आई के लिए नहीं दी जाए तो बोल देना भैया 1 डिग्री नहीं 1 मिनट। और मिनट और डिग्री विग्री में आपको पता ही होगा सब। अगर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, ये मिनट है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। एंगल की वैल्यू तो रेडियन होती है, मतलब SI यूनिट। तो 1/60 इंटू π/180 ये रेडियन में है। 1 मिनट को किस में बदला है? रेडियन में। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स का, ऑप्टिक्स का नहीं। नीट 2020 में पूछा था 1 मिनट को रेडियन में बदलिए, और हमारे महान और बहुत ही महान स्टूडेंट सब सही करके आए थे। ये इस चैप्टर का बात नहीं है भैया, ये यूनिट कन्वर्जन आपको खुद से आना चाहिए। तो ये नीट 2020 में पूछा भी है। नीट 2020 में 2 पेपर हुए थे। 2 पेपर तुम बोले सर हमें तो पता ही नहीं था। एक 13 सितंबर को हुआ था, एक 14 अक्टूबर को हुआ था। तो कोविड जिनको था 13 को, उन बच्चों ने 14 अक्टूबर को दिया था। उनके पास आया था 1 मिनट को रेडियन में बदलना। समझ रहे हो क्या? और आप कॉम्पिटिशन एक्सरसाइज का पहला सवाल करोगे, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वेव ऑप्टिक्स का पहला सवाल कॉम्पिटिशन एक्सरसाइज का, क्योंकि आपसे बोलेगा कि आँखों को देखना है 2 चीज़ों को और अलग अलग देखना है। तो आँखों को अगर 2 चीज़ों को अलग अलग देखना है तो उनके बीच की कम से कम दूरी कितनी होगी? तो कम से कम एंगल कितना होना चाहिए? 1 मिनट। उसको बराबर कर देंगे, वो मैं बता रहा हूँ, वो नेक्स्ट आप तो अभी याद रख लेना ये फॉर्मूला किसके लिए लगाना है। और इस फॉर्मूले का क्वेश्चन आया नीट 2020 में, लैम्डा और ए दिया था। समझ रहे हो क्या? ये फॉर्मूला किसके लिए लगाओगे? ह्यूमन आई के लिए और टेलीस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोप के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो बता दूंगा मैं आपको अभी। माइक्रोस्कोप ना, तुमने बायो की लैब में गए नहीं होगे आप। बायो की लैब में जाके माइक्रोस्कोप में आप 10वीं में दिखाते थे वो प्याज का छिलका, ये तो सबने किया होगा यार। प्याज का छिलका स्लाइड पे रखते थे और उस पर ना एक सॉल्यूशन डालते थे और फिर देखते थे। पहले तो प्याज का छिलका स्लाइड बोलते थे, स्लाइड कांच का आता है स्लाइड। अगर आप हमें प्रैक्टिकल की फ़ीस देंगे तो वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो एक स्लाइड होती है कांच की, उसके ऊपर प्याज का छिलका, और उसको माइक्रोस्कोप से देखते थे। और माइक्रोस्कोप से देखते थे तो दिखता नहीं था, तो फिर टीचर आके ऐसे पहले कनपट्टी पे बजाता था और फिर एक बूंद डालता था उसमें, लिक्विड की एक बूंद डालने का मतलब मीडियम म्यू आ गया। बताओ लैम्डा म्यू में कितना हो जाता है? लैम्डा मीडियम में लैम्डा बाय म्यू हो जाता है ना। तो माइक्रोस्कोप में अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जब लैम्डा कम हो गया तो अपने आप और अच्छी तरीके से देख पाओगे। कैसे देख पाओगे वो समझ जाओगे, वैसे इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। अभी अपन आगे भी देख लेंगे। तो अभी तुम ये याद रखो किसके लिए? टेलीस्कोप के लिए और ह्यूमन आई के लिए। इसके बाद तुमसे एक और सवाल पूछेगा, वो मैं यहाँ पे उसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। आपसे ये पूछेगा कि भैया आप पहुँच गए मंगल ग्रह पे, और मंगल ग्रह पे या मून पे पहुँच गए। मंगल ग्रह दूर हो गया, मून दिख रहा है वो, और मून पर भी कुछ दाग धब्बे हैं ऐसा बोला जाता है। तो मून पे 2 बिंदु दिखे आपको, और दोनों बिंदु आपको अलग अलग देखने हैं। दोनों बिंदु ये मून पर हैं, ये मून के दोनों पॉइंट्स आपको किधर देखने हैं? अलग अलग देखने हैं। और ये रही आपकी प्यारी सी आँख। सर क्या क्या दिखाओगे? तो ये रही आँख को देखने हैं। बताइए आँख ने इन दोनों को देखा तो कितना एंगल बना? थीटा। ये दूरी कितनी मान लेता हूँ मैं? h। ये दूरी कितनी मान लेता हूँ? d। तो क्या tan थीटा, और बहुत छोटा होगा वो, यहाँ देख रहे हो बहुत छोटा ही होगा, क्या वो h/d होगा? h/d होगा। और इसी को तुम्हें किसके बराबर करना है? 1.22 लैम्डा बाय ए।
इससे भैया तुम h निकाल सकते हो। तुमसे h पूछेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अभी शीट में दिखेंगे भी, h पूछेगा आपसे, आंखों के लिए लग सकता था ये फॉर्मूला, समझ रहे हो क्या? तो थीटा की वैल्यू बताई थी 1.22 लैम्डा बाय ए, 1.22 लैम्डा बाय ए, ऐसा समझिए आप ना ये लिख भी लीजिए। और हो सकता है तुम्हें लैम्डा और ए ना दे, अगर लैम्डा और ए नहीं देगा तो हम इस पूरी वैल्यू को कितना मान लेंगे, 1 मिनट के बराबर मान लेंगे। और लैम्डा और ए देगा तो वैल्यूज रख देना, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बोलेगा भैया कि चंद्रमा से कोई अपना घर को देख रहा है और घर है 5000 किलोमीटर पे, तो बताइए घर और मौसी के घर में कितनी दूरी है? तो घर और मौसी के घर में कितनी दूरी है, वो h है, और वो मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। तो वो आप सॉल्व कर लेना। इसमें याद रखना थीटा तक बिल्कुल 1 मिनट आपने किया हुआ है, मतलब वहाँ पे आप 2 चीज़ों को अलग अलग देख पाओगे। चलिए, ये किसके लिए वैल्यू आई थी अपने पास? आँख के लिए आ गई, टेलीस्कोप के लिए आ गई। इसके बाद इधर सुनते चलिए, आपको कुछ ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने एक कन्वर्जिंग लेंस बनाया, एक लेंस आया, बताओ लेंस पे ये लाइट आ रही थी, सवाल देख लेंगे इसके। ये लेंस पे लाइट आ रही थी, बताओ लेंस का अपर्चर भी सर्कुलर है कि नहीं है? ये भी लेंस कैसा होता है? लेंस मैंने बताया था, लेंस बटन जैसा होता है, या जेम्स खाई हो आपने, जेम्स आती थी ना, जैसे नीली, गुलाबी, लाल, ऐसे जेम्स टॉफ़ी आती है, वो जेम्स टॉफ़ी जो है वही होता है लेंस, समझ रहे हो क्या? वही होता है लेंस। ऐसा होता है, इधर से भी ऐसा, इधर से भी ऐसा, हम उसे सामने से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, बट है ऐसा, वो ऐसे देखेंगे तो ऐसा दिख जाएगा, समझ रहे हो क्या? तो इसकी भी सर्कुलर अपर्चर ही है, सामने से देखने में कैसा है? सर्कुलर ही है ये। अगर सर्कुलर अपर्चर है तो याद रखना है कि लेंस से जो लाइट गुजरी थी, आप तो उसे फोकस पे बना देते थे, लेकिन इधर देखेंगे अपन देखेंगे कि जो लेंस से लाइट निकलेगी ना, वो यहाँ पे क्या बनाएगी? वो यहाँ पे बनाएगी एयरी डिस्क। एयरी डिस्क मतलब बीच में भी क्या बनाएगी? वो एक डिस्क ही बनाएगी। वो मैंने ऐसे, देखो आपको फील नहीं हो रही सर डिस्क कैसे बन गई? ये देखिए आप, डिस्क कैसे बन गई? ये ऐसे लाइट आई तो बीच में भी क्या बनेगी? एक पॉइंट नहीं मिलेगा, बीच में आपको क्या मिलने वाला है? एक डिस्क मिलने वाली है। और इसी डिस्क का नाम क्या है? एयरी डिस्क। भैया एयरी साइंटिस्ट थे, माँ बाप खुश थे, नाम एयरी रखा, अगले ने बोला खुश, तो बस एयरी डिस्क मिल गई अगले को। तो एयरी डिस्क की इंटेंसिटी या तीव्रता तो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसे लिखते चलना, ये एयरी डिस्क है। और देखो एयरी डिस्क तक ही आप चीज़ देख पाओगे। क्यों देख पाओगे? अभी बता दूंगा मैं 2 कारण आपको। तो इसमें ये आँख का तो हो ही है। अब ये बताओ, ये लेंस है ना, लेंस का साइज़ वैसे बड़ा होता है, लेंस का साइज़ क्या होता है? वो ज़्यादा होता है, इसलिए डिफ्रैक्शन उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन डिफ्रैक्शन होगा। साइज़ ज़्यादा है इसलिए डिफ्रैक्शन अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अपर्चर है, इसके बीच में से लाइट आएगी, तो उसके लिए अगर छोटा सा ये अपर्चर होगा तो वो तो डिफ्रैक्शन करेगा। इसका मतलब डिफ्रैक्शन अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन डिफ्रैक्शन होगा। याद रखना, डिफ्रैक्शन होगा। इसलिए अब आज से याद करना कि वो जो पैरेलल लाइट आई लेंस से और आपसे किसी ने बोला कि वो लाइट फोकस पे आ गई, तो बोलना फोकस पे सर पॉइंट नहीं मिलेगा, फोकस पे भी आपको एक डिस्क मिलेगी सर, डिस्क। कोई बोले फोकस पे डिस्क क्यों मिली? क्वेश्चन आ गया तुम्हारे कि पैरेलल लाइट आई और फोकस पे हमें डिस्क मिली, पॉइंट नहीं मिला, तो बोलना इसका कारण है डिफ्रैक्शन। अगर केवल रे ऑप्टिक्स होती तो वहाँ पे क्या मिलता? पॉइंट मिलता आपको। तो यहाँ पे एयरी डिस्क मिलेगी। एयरी डिस्क का मतलब ऐसे इंटेंसिटी मिलेगी, ऐसे यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा, और आगे वाली इंटेंसिटी ना वो दिखेंगी नहीं आपको। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि आगे वाली इंटेंसिटी वैसे भी कम होती थी और अब तो डिफ्रैक्शन बेकार ही हो रहा है, इसलिए केवल बीच वाली ही दिखेगी आपको। समझ रहे हो क्या? तो ये आपको एयरी डिस्क दिखने वाली है, एयरी डिस्क ही दिखने वाली है। याद रखना
कि लेंस का साइज़ ज़्यादा है इसलिए डिफ्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, बट होगा, और डिफ्रैक्शन हो रहा है तो एयरी डिस्क मिल जाएगी अपने को। इसके बाद इसमें आप ऐसे देख लो फटाफट, इसके बाद आप केवल ये याद कर लेना, ऐसे टेलीस्कोप का लेंस है ये, टेलीस्कोप का लेंस, और टेलीस्कोप के लेंस में बताइए मेरे को, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इसकी इमेज यहाँ बन गई, इमेज यहाँ बन गई, ठीक है। इमेज मतलब एयरी डिस्क मिली है अपने को, है ना, यहाँ से यहाँ मिल गई इसकी इमेज, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये O1 था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा O2, तो भाई इसकी जो इमेज मिलेगी ना वो यहाँ मिल जाएगी, समझ रहे हो। मैग्नीफिकेशन मान लो भाई, मैग्नीफिकेशन ऊपर है तो इसका नीचे आ जाएगा, इधर मिल जाएगी, समझ रहे हो क्या, इसकी इमेज यहाँ मिल जाएगी। अब मैं ये केवल बोलने वाला हूँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, समझ रहे हो क्या। तो ये यहाँ पे क्या मिल रही है, एयरी डिस्क मिल रही है, इसकी इंटेंसिटी थी कुछ, यहाँ पे भी एयरी डिस्क मिल रही है, इसकी भी कुछ इंटेंसिटी थी। तो ये दोनों आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, कब तक अलग अलग दिख रहे होंगे, अगर एंगल 1 मिनट से बड़ा होगा तब, ठीक है। अब अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पास आते जाएंगे, है ना, स्टार्स की बात करो, स्टार्स हैं ये, स्टार्स, 2 स्टार हैं, और दोनों स्टार, तो ये एंगल अगर मतलब ये जितनी दूर होते जाएंगे, जितनी पास आते जाएंगे, थीटा जितना कम करते जाओगे, थीटा कम करोगे तो बताओ ये भी इसके पास जाता जाएगा कि नहीं जाता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब आप दोनों एयरी डिस्क को अलग अलग नहीं कर पाओगे। वो सिचुएशन कब आती है, उसको भैया बताया था, स्पेलिंग देख लेता हूँ, साइंटिस्ट की स्पेलिंग रेलिग था वैसे तो, RAYLEIGH, RAYLEIGH। तो ये भैया थे, एक दूध वाले भैया नहीं थे, ये दूध वाले भैया हैं ये, तो ये एक साइंटिस्ट थे भैया। इन साइंटिस्ट ने ये बोला था कि मान लीजिए ये बनी एक एयरी डिस्क और ये बनी दूसरी एयरी डिस्क, इसके आगे क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है, बट वो दिख नहीं रहा है, और ये दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, तो ये हमें दोनों कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, ये अलग अलग दिख रहे हैं। ये कब तक अलग अलग दिखेंगे वो इन्होंने बताया था, वो तब तक अलग अलग दिखेंगे जब पहले का सेंट्रल और दूसरे का फर्स्ट मिनिमा एक दूसरे के ऊपर नहीं आ जाता है। वहीं से अपन ये डेरिवेशन करते थे, मतलब आप चित्र बना लेना कुल मिला के, ये तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। ये रेलिग साइंटिस्ट ने बताया था कि कब तक आपको दूर दूर दिखेंगी। अब मान लीजिए इसी में एक तो बन रहा होता ऐसा और दूसरा बन जाता कुछ इस तरीके का, बताओ ये पहले वाले का तो क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, और क्या दूसरे वाले का क्या ये फर्स्ट मिनिमा है। यहाँ तक आपको दोनों एयरी डिस्क क्या दिखेंगी, अलग अलग दिखेंगी। जस्ट इसको बोलते हैं हम जस्ट रिजॉल्व्ड, मतलब कि बस अलग अलग देख ही पा रहे हो। अब ये अगर और पास आ गई तो आप इन दोनों को अलग अलग नहीं देख पाओगे, आपको लगेगा एक ही तारा है वो। जब टेलीस्कोप लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि दोनों क्या हैं, अलग अलग तारे हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन क्या है, दो अलग अलग वस्तुएं देखने की कंडीशन क्या है, तो बोल देना भैया एक का सेंट्रल मैक्सिमा और दूसरे का फर्स्ट मिनिमा, वो एक दूसरे के पास आ गए हैं, बस। अब इससे और पास आ गया इधर, तो फिर अपनी आंखों को लगे भैया एक ही है ये, समझ रहे हो। तो आपको फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा ये अगर है तो जस्ट रिजॉल्व है, अदरवाइज जस्ट रिजॉल्व नहीं होगा।